हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। आई एम मनीष और आज हम लोग लेक्चर 40 से स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी का। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पांस। बेसिकली जब हम एक डीसी इनपुट देते हैं तो हम बेसिकली हम अगर इंडक्टर कैपेसिटर दोनों एक साथ कनेक्टेड है या आरएलसी कनेक्टेड है तब कैसा मेरा रिस्पांस होता है। तो उसी का हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, ठीक है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उससे पहले एक होमवर्क था, बहुत ही ये अच्छा सवाल था, इसका होमवर्क था, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 5 incandescent bulbs labeled PQRS and T are connected, right? 5 incandescent bulb labeled PQRS T are connected. सो 5 बल्ब है। incandescent मतलब कुछ नहीं, वो जो रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बताया उसी को फॉलो करते हैं और ये ब्रिज सर्किट जैसा है। द वोल्टेज एंड पावर रेटिंग्स ऑफ द बल्ब्स आर शोन बिलो। ठीक है, वोल्टेज और पावर रेटिंग बोल दिया, वोल्टेज रेटिंग पावर रेटिंग, तो इससे क्या पता चल जाएगा? रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और बोल रहा है एज्यूमिंग ईच बल्ब बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव लोड, बोल भी दिया कि ईच बल्ब बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव लोड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल ग्लो द ब्राइटेस्ट। कौन से कॉम्बिनेशन में मेरा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा? तो ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा? जिस भी बल्ब को ब्राइट ग्लो, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब कॉम्बिनेशंस विल ग्लो ब्राइटेस्ट। ये किसके लिए होगा? जिसका भी, देखो ये तो एक तो है पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दे दिया, लेकिन एक्चुअली में सर्किट में मैं 200 वोल्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका वोल्टेज रेटिंग ही 200 वोल्ट है पी का, लेकिन यहाँ पे इसके क्रॉस में अगर 200 वोल्ट आ गया तो इसके क्रॉस भी तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो वोल्टेज तो वैसे डिवाइड होगा, 200 से कम ही होगा। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके थ्रू करंट मैक्सिमम है, और करंट मैक्सिमम है वो तो एक चीज है, लेकिन किसके थ्रू पावर कंजम्पशन मैक्सिमम है। जो ज्यादा पावर कंजम्पशन करेगा उसका ग्लो ज्यादा होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो पहले मेरे को सारे करंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आईपी, आईक्यू, आईआर, आईएस एंड आईटी। उसके बाद मेरे को सारे पावर्स, एक्चुअल पावर रेटिंग नहीं, एक्चुअल सर्किट में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब कंपेयर करोगे, जिसका ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बोला है वो आप सी, कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करता है। ठीक है, अब ये एक ब्रिज सर्किट है, तो करंट, अगर ये ब्रिज बैलेंस नहीं है तो फिर करंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले मेरा टारगेट रहेगा कि हमेशा जब भी कोई ब्रिज सर्किट दिया हो तो देखना कि क्या मेरा ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस है तो इधर से करंट जीरो जाएगा, फिर ये सिंपल सर्किट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ता है? डायगोनल एलिमेंट्स के जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लीकेशन सेम होना पड़ता है। तो आरपी इंटू आर एस इक्वल्स टू आर क्यू इंटू आर आर। राइट, आर पी इंटू आर एस इक्वल्स टू आर क्यू इंटू आर आर। राइट, ठीक है, एक सेकेंड मेरे को तो सो ओके, तो ये हो गया। और अब बेसिकली ये कंडीशन कैसे होगा, इसके लिए मेरे को आरपी का वैल्यू चाहिए। आरपी का वैल्यू कैसे आ जाएगा? आरपी का वैल्यू ऐसे आ सकता है कि मेरे को उसका पावर रेटिंग पता है, मेरे को उसका पावर रेटिंग पता है, मेरे को उसका वोल्टेज रेटिंग पता है। रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। पावर अपॉन, सॉरी, वी स्क्वायर अपॉन पावर, राइट? वी स्क्वायर कितना है? वी 200 है, तो 200 का स्क्वायर अपॉन पावर,
100, तो दिस वुड बी 4 रहेगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 400, तो आरपी मेरा 400 ओम्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप आर क्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, दिस विल बी 100 स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज नथिंग बट 100 ओम्स। ठीक है, और आर आर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 25, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 100 दैट इज 400 ओम्स। और आर एस क्या हो जाएगा 50 स्क्वायर, इसका वोल्टेज 50 है, 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 25। कैसे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझा दिया है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझा रहा। तो ये हो जाएगा 25 तो कैंसिल हो गया और 100। तो अगर तुम देखोगे ये वाला जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रहा है, आर पी इंटू आर एस मतलब 400 इंटू 100 इज इक्वल्स टू आर क्यू इंटू आर आर 400 इंटू 100, तो ये इक्वल है, दिस इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बीच में क्या है, ब्रिज बैलेंस है, फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। आरपी मेरा कितना है 400 ओम, फिर पी क्यू आर क्यू मेरा 100 ओम है, आर आर पी क्यू आर मेरा 400 ओम है, और आर एस मेरा 100 ओम है। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कितना वोल्टेज दे रहा हूँ, मैं 200 वोल्ट दे रहा हूँ, राइट 200 वोल्ट। अगर मैं 200 वोल्ट दे रहा हूँ तो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर होगा, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा, या करंट भी निकाल सकते हैं 200 डिवाइड बाई इसके इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट जा रहा है, 200 डिवाइड बाई 500, सो 2/5 दैट इज 0.4 एम्पियर, और इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है 200 डिवाइड बाई 500 दैट इज 0.4 एम्पियर, दोनों के थ्रू सेम करंट जाएगा। अब कौन ज्यादा ग्लो करेगा, अगर सारे बल्ब्स के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा ग्लो कौन करेगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो मेरे को साफ साफ पता है कि पी और एस है, राइट, सॉरी पी और आर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, करंट तो सेम फ्लो हो रहा है दोनों के थ्रू, तो पी और आर सबसे ज्यादा ग्लो करेंगे, राइट, समझिए, पी और आर सबसे ज्यादा ग्लो करेंगे। ठीक है, केवल हाईएस्ट ब्राइटनेस, हाँ तो सही है, पी और आर सबसे 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 ज़्यादा ग्लो करेंगे क्योंकि उनके थ्रू सबसे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, राइट, सही कर रहा हूँ मैं, 100 डिवाइड बाई 200 का 200 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, सही, ओके। तो पी और आर सबसे ज़्यादा ग्लो करेंगे, सो ऑप्शन ए होगा मेरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने एक्चुअल टॉपिक में आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा आपको, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये सब कुछ फिर से आप मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फिर से पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ोगे, अगर ऑलरेडी पढ़ लिया तो ये सब कुछ आपके लिए मतलब मक्खन होगा। तो पहला है समझना कि डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखूं और उस ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स कैसे लिखूं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या किसको बोलते हैं, बेसिकली मान लो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको देखना उतना सिंपल नहीं होता, कुछ टेक्निक्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, उस टेक्निक को यूज करने के लिए हमको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तुम कुछ भी मान लो कि डी एक्स को तुम एक मान लो वेरिएबल एम, तो तुम जहां भी तुम्हारा डी एक्स होगा उसको तुम एम से रिप्लेस करोगे, जहां पकड़ लो तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर होगा उसको तुम एम स्क्वायर से रिप्लेस करोगे, और जैसा पावर बढ़ते जाएगा वैसा एम का पावर भी बढ़ते जाएगा, जैसे डी का पावर बढ़ते जाएगा एम का पावर भी इंक्रीज होता जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऐसे इसको अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के हिसाब से लिखूं, दिस विल बी m इंटू वाई, ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू 3। तो अब सर ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या बोलते हैं? पहला काम तो ये होता है कि डी डी एक्स को m से रिप्लेस करो, ये पहला काम। दूसरा काम होता है आपका जो राइट हैंड साइड है, राइट, जो कांस्टेंट वाला टर्म है जहां पे y नहीं है या x है, मतलब जो भी टर्म्स y के साथ है उसको एक तरफ लिखो, और जो भी टर्म्स y के अलावा जो भी है कांस्टेंट या x के साथ है उसको अलग लिख लो। तो उसको तुम 0 पुट कर दोगे, क्योंकि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये एक्चुअल इक्वेशन नहीं है, ऑक्सिलरी फैंटम काइंड ऑफ इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट है, बाद में समझाता हूं। तो जो भी y के अलावा जो भी टर्म है उसको 0 कर दो, ठीक है, y के साथ उसको रखो। फिर ये इसको क्या होता है, m, y को कॉमन ले सकते हो, m प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इससे ना y का एक रूट आता है, सॉरी m का एक रूट आता है कि m इक्वल्स टू -1 पे मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट क्या है, m इक्वल्स टू -1। ये पहले का रूट हो गया। अब दूसरे का कैसे करेंगे? सेम चीज, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई x का टर्म भी होता तो उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा m² y प्लस 12m y प्लस 36 y। फिर से मैं क्या करूंगा, y को कॉमन ले लूंगा, तो ये m² प्लस 12m प्लस 36 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो तुम्हारा m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा, रूट क्या हो जाएंगे m के, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, आराम से रूट निकाल सकते हो, 6 -6 और -6, राइट। ये बेसिकली कुछ नहीं है, m प्लस 6 का होल स्क्वायर है, राइट। ये m प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो मेरे रूट्स रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे m इक्वल्स टू -6 और -6 पे। थर्ड के लिए ये क्या हो जाएगा, m² प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या रूट हो जाएगा, तुमको b² - 4ac लगाना पड़ेगा, -b प्लस -b² -4ac -20 डिवाइड बाई 2a। ये m के सोल्यूशंस हो जाएंगे। m का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे -16 आ रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये -1 प्लस माइनस ये आता है J4 आता है, J4 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस J2, J मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 11 में पढ़े होगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो -1 प्लस माइनस J2 ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता है इस इक्वेशन का रूट्स। तो हमने सब सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या, डी डी एक्स को m से रिप्लेस करेंगे और इसको मैं राइट हैंड साइड को 0 से इक्वल करूंगा। तो अब कुछ और चीज़ों को समझते हैं। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे पता करें, राइट। तो अभी के लिए बहुत सिंपल, मैं ज़्यादा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ्स में पढ़ोगे ज़्यादा, यहाँ पे मैं सिंपल चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होता है तो उसका एक ही रूट आएगा। यहाँ पे देखो, ऑर्डर मतलब क्या, जो मेरा डेरिवेटिव है कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका अच्छा डेफिनेशन आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, नेटवर्क थ्योरी में आपको बस इतना पता करना है, जो मेरा डेरिवेटिव है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे तो डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव कितने बार हो रहा है, 3, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। बस मैथ्स में और भी अच्छा फॉर्मल डेफिनेशन आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर 1 है तो इसका एक ही रूट आया। यहाँ पे जैसे ऑर्डर 2 है, मतलब आपको ये निकालना है कि सारे सारे डेरिवेटिव्स में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, वो मेरा ऑर्डर होगा एक इक्वेशन में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बार डिफरेंशिएट भी हो रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है y का, तो मैं हाईएस्ट वाला लूंगा, ऑर्डर 2। तो अगर ऑर्डर 2 है तो मेरे कितने सोल्यूशंस आ जाएंगे, 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। यहाँ पे ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, ऑर्डर 2 है, तो मेरे कितने सोल्यूशंस आ जाएंगे, 2, -1 प्लस -J2, 2 सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया।
तो ये है बेसिकली ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया। ऑर्डर का पावर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, कितने बार मैं पावर को रेज कर रहा हूँ कोई रिलेशन नहीं होता। और ये सिचुएशन नेटवर्क थ्योरी में नहीं आएगा, बहुत रेयरली आएगा। अगर आ भी गया तो इसका ऑर्डर क्या बताओगे? ऑर्डर 3 ही बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि ऑर्डर हमेशा देखते हैं कितनी बार मेरा वाई डिफरेंशिएट हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स। यहाँ पे वाई तो एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, समझ गए? ओके। और एक चीज, जब कैपिटल, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, एम की जगह हम इसको कैपिटल डी से भी रिप्लेस करते हैं। मतलब कैपिटल डी को डी डी एक्स, जो मैंने एम बोला ना उसको कैपिटल डी से भी रिप्लेस करते हैं कभी कभी। तो कैपिटल डी को हम डी डी एक्स बोलते हैं, डी बाई डी एक्स। और वन बाई डी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्यों? डी का मतलब अगर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब क्या? डी बाई डी एक्स। तो वन बाई डी मतलब क्या? इनवर्स। इनवर्स डेरिवेटिव का इनवर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, दैट्स इट। ठीक है। फिर एक जनरल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं लिखूं विथ सम कॉन्स्टेंट्स, तो तुम अगर वो ऑपरेटर नोटेशन लगाओगे या एम वाला नोटेशन करोगे तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। क्यू ऑफ एक्स मतलब कोई एक्स का फंक्शन। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगा, राइट? ए नॉट, डी को मैं एम लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है। ए नॉट बस एक कांस्टेंट है, बी नॉट भी एक कांस्टेंट है, और सी नॉट भी एक कांस्टेंट है, इनटू वाई इक्वल्स टू 0। तो इस ये जो इक्वेशन है, इनके जो रूट्स आते हैं, अगर मेरे को ना इनके रूट्स के बारे में पता चल गया तो मेरे को ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन के बारे में पता चल जाएगा। सोल्यूशन मतलब क्या? y एज ए फंक्शन ऑफ x। यहां पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? y एज ए फंक्शन ऑफ x, y को निकालना है मेरे को, इसलिए ये सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आपको। क्योंकि y इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वोल्टेज है करंट, मतलब एक वोल्टेज रहेगा या करंट रहेगा और वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो मेरे को वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालना है, मेरे को करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो उतना आसान नहीं है हम इंट्यूटिवली सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। या तो लाप्लास से करो, लाप्लास बहुत लंबा जाता है, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन से चुटकियों में कर सकते हो। मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है? तो इसके ना बहुत सारे केस हो सकते हैं। जो भी रूट्स है मेरे, दो हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स कितने हो सकते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 हो सकते हैं, राइट? अभी के लिए क्यूएक्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्यूएक्स वाला केस बाद में लेंगे, अभी के लिए बस मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। तो अगर मेरे 2 रूट्स है तो 2 रूट्स के बहुत केसेस हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो यहाँ पे वही बोला हूँ कि अगर मेरे को ये सब इग्नोर करो, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है इनको इग्नोर करो अभी के लिए। अभी के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालो, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो 4 केस हो सकते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब एक रूट मेरा -1 आ जाए, एक रूट मेरा -2 आ जाए। ये रियल है, रियल नंबर है ये, और दोनों डिस्टिंक्ट अलग है, अलग रूट्स। तो जब ऐसा होता है और मेरे रूट्स जब अल्फा बीटा मान लो अभी के लिए -1 और -2 है, तो आपका जो सोल्यूशन होगा, अगर या सोल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब कुछ नहीं, जब हम लोग क्यू ऑफ एक्स को 0 मानते हैं, मतलब इस राइट हैंड साइड को 0 मान लेते हैं, तो फिर y का जो सोल्यूशन होता है, अगर मैं इसको 0 मान लूं, अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर तुम इसको 0 मान लो तो तुम्हारा y का सोल्यूशन डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 4 केसेस में डिवाइड होता है। क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो पहला केस क्या है कि मेरे रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल है। तो अगर डिस्टिंक्ट और रियल है, फिर मेरा सोल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा। अगर तुमको सही तरीके से दिखाओ तो C1 कोई कांस्टेंट है, e⁻x प्लस C2 e⁻2x, मतलब -1 और -2 मेरे सोल्यूशन है, तो वो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल के पावर में आ जाएंगे। और C1 C2 कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सवाल जब सॉल्व करूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है? अब ये भी हो सकता है रूट्स रिपीटेड हो जाए, जैसे इस सिनारियो पे -6 और -6। अगर रूट्स रिपीट हो जाए तो मान लो कि -6 और -6 रूट्स है, तो मेरा जो सोल्यूशन होगा y का वो होगा C1
प्लस C2 इंटू एक्स ई रेज टू पावर माइनस 6x, ठीक है। तो बस ये जो 6 नंबर है ये पावर पे आ जाएगा। अब अगर अच्छा ये वाला ट्रिपल रिपीटेड, हाँ मतलब कभी कभी होता है कि 3 बार रिपीट हो गया, वैसे 3 बार रिपीट तो हो नहीं सकता। अच्छा अभी के लिए हम बस रूट्स रियल का केस ले रहे हैं। अगर 3 बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट शायद ही आएगा क्योंकि थर्ड ऑर्डर इक्वेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर 3 बार रिपीट होगा तो फिर ऐसा कुछ सोल्यूशन होगा। रूट रूट हमेशा एक्सपोनेंशियल के साथ आएगा और बाकी ये वाला फॉर्म में रहेगा। ऐसा नेटवर्क में नहीं आएगा, फिर भी रख दिया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये वाला केस भी, इन दोनों केस को इग्नोर मान लो, नेटवर्क में ये सब नहीं आएगा, ठीक है, इतना हायर ऑर्डर नहीं आएगा। एक और केस हो सकता है जब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए, जैसे यहाँ पे मेरे रूट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए थे, तो फिर क्या सोल्यूशन होगा। फिर आप अगर देखोगे, फिर मेरा y का सोल्यूशन होता है जो रियल पार्ट है, मान लो -1 प्लस माइनस J2, जो रियल पार्ट है वो तो एक्सपोनेंशियल के साथ पावर में आएगा, तो e⁻⁻x वो पावर में आएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन और कोसाइन के साथ आएगा, जैसे C1 कॉस ये 2x हो गया प्लस C2 साइन ऑफ 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा y का सोल्यूशन, राइट। और यहाँ पे जब मल्टीपल, इसको इग्नोर करो, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको डिलीट ही कर देते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों ही रखना, मतलब मोस्टली ये सब नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी वो सब हाई लेवल के हैं, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब कुछ सवाल करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अभी के लिए क्या मान रहे हैं, अभी के लिए मान रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड जो है वो 0 है। अगर 0 है, y का सोल्यूशन डायरेक्टली आ जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन का। अगर रूट्स पता है तो मैं डायरेक्टली सोल्यूशन लिख सकता हूँ। अब तुम देखोगे यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया है, इन कंडीशंस की हेल्प से हम लोग C1 C2 का वैल्यू निकालेंगे। पहले ये सारे इक्वेशंस की ऑर्डर क्या है, इन सारे इक्वेशंस के ऑर्डर 2 है, ठीक है। रूट्स कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो पहले रूट्स के नेचर्स देखते हैं। तो अगर मैं इसको मैं m भी लिख सकता हूँ, d भी लिख सकता हूँ, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार d से करते हैं, m से भी कर सकते हो, d से भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पहले का अगर तुम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा d² प्लस 12d प्लस 32 इंटू y इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से रूट कैसे आ जाएगा, -12 प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। So this is equals to 12 square minus 4 into 32, that is basically 4। तो ये प्लस माइनस 4, तो ये एक बार -8 आ रहा है, और प्लस 4 करेंगे तो -8 डिवाइड -4 आ रहा है, ठीक है। तो -8 और -4 मेरे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -8 और -4, तो मेरे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। अगर मेरे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, और राइट हैंड साइड 0 है मेरा, राइट हैंड साइड 0 है, तो y विल बी इक्वल्स टू C1 e⁻⁻8x प्लस C2 e⁻⁻4x। अब एक और चीज याद रखने वाली चीज है कि नीचे यहाँ पे x है, इसलिए मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो इसलिए यहाँ पे x आ रहा है। अगर नीचे यहाँ पे t होता तो फिर यहाँ पे t आता, y एज अ फंक्शन ऑफ t। तो x तो बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y बस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बस इतना रिलेशन है x और y का। अब सर C1 C2 के वैल्यू कैसे निकालें, C1 C2 के वैल्यू कैसे निकालें, तो C1 C2 के वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। डायरेक्टली तुमको बोल दिया कि y 0 होता है जब x 0 होता है, तो x को 0 कर दो। x को अगर मैं 0 कर देता हूं तो e⁻0 1 होता है, e⁻0 1 होता है, C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू 0। तो C1 और C2 का पहला रिलेशन आ गया, C1 इक्वल टू -C2, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा भी रिलेशन दिया, y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1, तो y वुड बी इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1। तो ये C1 e⁻⁻8 और C1 मेरा -C2 है, या C2 मेरा -C1 है, तो ये -C1 e⁻⁻4 इक्वल्स टू 1। तो इससे तुम्हारा C1 का वैल्यू आ जाएगा।
एक और चीज तुमको डाउट होगा, सर ये जो कांस्टेंट है हमेशा मेरे को दिख रहा है, जो भी आपने पढ़ाया है 2 है, ऐसा क्यों? जो भी तुम्हारा ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने तुम्हारे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स होते हैं, ये कांस्टेंट है फंक्शन के, ठीक है। इसका मैथमेटिक्स आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बिल्कुल पढ़ोगे, ठीक है। तो ये C1 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ई रेज़ टू पावर -8, जो करीब करीब 0 होता है, और ई रेज़ टू पावर -4 कुछ होता है वैल्यू, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक बार, आई होप मेरे से कुछ गलती नहीं हो रही। ई रेज़ टू पावर -4, ई रेज़ टू पावर -0, x इक्वल्स टू, ठीक है, हाँ। सो दिस वुड बी 8, तो C1 का वैल्यू -55.61 आता है, और C2 का वैल्यू इसका उल्टा आएगा +55.61। तो तुम्हारा जो y का फंक्शन होगा दैट विल बी 55.61, कॉमन ले लिया, ई रेज़ टू पावर -8x और माइनस ई रेज़ टू पावर -4x। अब आपको ऐसा लगे सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, राइट, ये उल्टा होगा। अब आपको ऐसा लगेगा सर इस पे मैं भरोसा कैसे कर लूँ, ये सोल्यूशन होगा, इसका भरोसा कैसे कर। अब ये इसका सोल्यूशन आ गया, अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं लैपलास से भी यही सोल्यूशन आता है कि नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर मैं कैसे विश्वास कर लूँ, जो आपने अभी तक बताया है ये सब कुछ रटने के लिए ये सही है। आप लैपलास ट्राई कर सकते हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लैपलास डोमेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर उसका इन्वर्स ले लूंगा तो सोल्यूशन आ जाएगा। गॉट इट? तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी चाहिए अगर मैंने लैपलास जब पढ़ाया था। डोंट वरी, फिर से सिग्नल्स में लैपलास जब पढ़ोगे, जब डबल डेरिवेटिव का मैं लैपलास लेता हूँ, राइट, तो वो लैपलास डोमेन में हो जाता है ये s² इंटू वाई ऑफ एस हो जाता है माइनस s इंटू वाई ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या, वाई ऑफ जीरो मतलब क्या, y का वैल्यू एट x इक्वल टू 0, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू एट x इक्वल टू 0, फिर माइनस y डैश ऑफ 0। y डैश ऑफ 0 मतलब क्या, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एट x इक्वल टू 0, ये वाला वैल्यू निकालना है, राइट, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व। सो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पहला वाला टर्म डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसका तो लैपलास ट्रांसफॉर्म यही होगा, और उसके बाद प्लस दूसरा टर्म 12 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, उसका अगर तुम लैपलास ट्रांसफॉर्म लोगे तो एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस 1 से माइनस ये हो जाएगा वाई ऑफ 0, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या है 32y, और y का लैपलास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s होता है, ठीक है। अब एक इंफॉर्मेशन अपने को पता है, क्या पता है अपने को, ये पता है कि y का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो y ऑफ 0 तो अपना 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया, ये गया और ये भी गया, राइट। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाता है, अगर मैं y ऑफ s को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है s², ये तो 0 हो गया, ये तो बस उस साइड चला जाएगा, यहाँ पे ये +12s, क्योंकि यहाँ पे y ऑफ s है, यहाँ पे प्लस $32 इक्वल्स टू, अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, राइट, और ये y डैश ऑफ 0 हो गया, राइट, y डैश ऑफ 0 उस साइड चला जाएगा, y डैश ऑफ 0 y डैश ऑफ 0 ये हो गया उस साइड, राइट। बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है, तो अपना y ऑफ s क्या आ गया, y ऑफ s आ गया y डैश ऑफ 0 अपॉन s² प्लस 12s प्लस 32। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो y डैश ऑफ 0 का वैल्यू नहीं पता, मैं बोलूँगा बिल्कुल अब सही हो, अपने को y डैश ऑफ 0 का वैल्यू नहीं पता, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं। तो s² प्लस 12s प्लस 32, ठीक है। y डैश ऑफ 0 तो बस एक कांस्टेंट नंबर है,
उसको बाहर अभी के लिए रख सकते हैं। इसके बाद मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूंगा। तो जिनको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता, छोटा सा यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो, हाउ टू व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, यूट्यूब में सर्च करो, बिल्कुल आपको आराम से कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, आराम से समझ लोगे। तो मेरे को दिख रहा है नीचे में फैक्टर्स क्या है, s+4 और s+8, राइट, ठीक है। और ऊपर में y'(0) तो बस एक कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकता हूं मैं। ठीक है, और ये बेसिकली 1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, ओके। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे भी लिख सकता हूँ, y'(0) a/s+4 और प्लस b/s+8, ठीक है। तो यहाँ पे s = -4 जब पुट करता हूँ तो इसको, इसके अलावा जो भी टर्म होता है वो मेरा a होता है। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लो, समझ जाओगे। तो यहाँ पे -4 पुट करता हूँ तो ये कुछ नहीं 1/4 होता है, राइट। सिंपली ये 1/4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे अगर जब s = -4 पुट करता हूँ तो ये 1/4 होता है, और जब -8 पुट करता हूँ तो b का वैल्यू हो जाता है -1/4। यहाँ पे अगर -8 पुट करूँ, इसको इग्नोर करूंगा, -8 पुट करूंगा तो ये -1/4 हो जाता है, a 1/4 हो जाता है, राइट। तो अपना लाप्लास डोमेन में y(s) का वैल्यू 1/4 कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 कॉमन ले लिया, s+4 - 1/s+8, ठीक है। अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इनवर्स लैप्लास ले सकता हूँ। तो इसका इनवर्स लैप्लास अगर मैं ले लूंगा, ठीक है, तो इसका इनवर्स लैप्लास ले लूंगा तो ये हो जाएगा y'(0) / 4 और ये e⁻⁻⁴x e⁻⁻8x, ठीक है। राइट, अब आपका क्वेश्चन होगा सर मैं यहाँ पे y'(0) का वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये है मेरा y(x), राइट। तो यहाँ पे अगर तुम x = 0 पुट करते हो तो क्या वैल्यू आता है, x = 0 पुट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाता है ये 1 - 1 0 ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन तो दिया है तुमको, क्या दिया है, x = 1 पे y 1 होता है, तो वो पुट कर दो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x = 1 पे y 1 हो जाना चाहिए, तो y'/4 दिस इज e⁻⁻⁴ - e⁻⁻8 शुड बी इक्वल्स टू 1, राइट। तो इससे तुम्हारा y'(0) का वैल्यू आ जाएगा, y'(0) का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई e⁻⁻⁴ माइनस e⁻⁻8, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाता है, सबको सही कर रहा हूँ ना मैं, एक सेकंड, s² माइनस y'(0) प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा, y'(0) तो पता नहीं क्या है, y'(0) ये 0 है, प्लस प्लस प्लस, हाँ ठीक है, ओके। तो ये 4 e⁻⁻8 इंटू 4, तो ये 222.46 आ जाता है y'(0). तो फाइनल एक्सप्रेशन अपना आ जाता है, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, दैट इज 55.61। तो अपना फाइनल y(x) का एक्सप्रेशन आ जाता है 55.61 इंटू e⁻⁻⁴x माइनस e⁻⁻⁸x। आई थिंक एक साइन का कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे अपना उल्टा आया था, राइट। नहीं, सही है, सही है, सही है। क्या आ रहा है, e⁻⁻⁴x प्लस पे
और ई रेस्ट ओवर माइनस 8x माइनस पे, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ई रेस्ट ओवर माइनस 8x माइनस पे, ई रेस्ट ओवर माइनस 4x प्लस पे। ठीक है, तो मैंने प्रूफ करवा दिया। आपको लग सकता है सर इतना कुछ तो नहीं आता, तो मैं आपको बोल भी नहीं इतना कुछ आने के लिए, अपने तो यही यूज करेंगे ये वाला मेथड। कितना जल्दी हो गया ये वाला। तो लैपलास में आपको बस दिखा रहा हूँ कि प्रूफ करवा रहा हूँ, हाँ भाई होता है। आधे लोग तो वो भी नहीं करवाते, आधे लोग बस बोलते हैं हाँ देखो ये हो गया, ये बस रट्टा मार लो। आधे लोग कुछ बोलते नहीं है, बोलते हैं देखो ये है, इसको ये रट्टा मारो, बस काम खत्म। ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ आपको कि प्रूफ करवा रहा हूँ लैपलास में, और यहाँ पे दोनों सेम वैल्यूज है। ठीक है, ओके। तो पहले के लिए, अब दूसरे के लिए मैं नहीं करूंगा, उसके लिए डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि लैपलास वाला मेथड कितना लेंदी है। इट्स वेरी लेंदी, लैपलास मेथड इज वेरी लेंदी, राइट। और ये वाला मेथड उतना लेंदी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट सुपर लेंदी, राइट। तो हाँ, कुछ और सवाल करते हैं। दूसरे सेकंड सवाल करते हैं, ये वाला। तो इसमें इक्वेशन अपना क्या है, इक्वेशन अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इस पूरे क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेते हैं। तो फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, डी स्क्वायर प्लस 36 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो अपना डी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस J6। ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस J6, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने रूट्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे रूट्स अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, राइट। रूट्स अपने इक्वल नहीं है, रूट्स अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और जब रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं तो तब क्या होता है, अगर तुमको याद होगा, रूट जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है तब क्या होता है, तब बेसिकली साइनोसॉइड और कोसाइनोसॉइड के फॉर्मेट में होता है। इसको तुम अच्छी तरीके से अगर लिखोगे तो ये होता है तुम्हारा 0 प्लस माइनस J6, मतलब रियल कंपोनेंट तुम्हारा 0 है और इमेजिनरी कंपोनेंट तुम्हारा 6 है। तो इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या होगा, y तुम्हारा, y विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू पावर रियल x, रियल कितना है 0, तो ई रेस टू पावर 0x इंटू C1 साइन ऑफ जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा, साइन ऑफ 6x प्लस C2 कॉज ऑफ 6x, राइट। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 साइन 6x प्लस C2 कॉज ऑफ 6x। ठीक है, बस अब तुम सेम आगे तुम्हारा, अब लेकिन y का डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। तो कंडीशंस दिया है, C1 C2 का वैल्यू हमेशा इनिशियल कंडीशंस के साथ ही सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे x जब 0 है, y भी 0 है, तो x को तुम 0 करो तो y तुम्हारा 0 होना चाहिए। x 0 मतलब 6x 0, मतलब साइन ऑफ 0 0 होता है, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉज ऑफ 0 1 होता है, तो ये C2 हो जाएगा। तो C2 का वैल्यू डायरेक्टली आ गया, C2 इज 0। ठीक है, C1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरे कंडीशन से निकालेंगे। when y is equals to 1, when x equals to pi by 12, y is 1। तो y मेरा 1 है जब x मेरा pi by 12 है। x pi by 12 मतलब ये तो पहले 0 हो गया, x को pi by 12 मतलब 6x कितना होगा, pi by 2 हो जाएगा। और pi by 2 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा C1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो C1 अपना डायरेक्टली आ गया वैल्यू 1। तो डायरेक्टली अपना y का फंक्शन क्या हो गया, y का फंक्शन डायरेक्टली आ गया साइन ऑफ 6x। अब तुम ना इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर तुम उसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तुम देखोगे तुम्हारे पास आ रहा है 36 साइन ऑफ 6x। एक बार दो बार डिफरेंशिएट किया। अब तुम्हारा अगर तुम इसको सही तरीके से लिखोगे, ये कुछ नहीं है, 6 इंटू 6 साइन ऑफ सॉरी हाँ 36 इंटू साइन ऑफ 6x। अब साइन ऑफ 6x क्या है, साइन ऑफ 6x तो मेरा y है, तो ये हो जाएगा 36y। और सॉरी यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, राइट, एक नेगेटिव साइन भी आएगा यहाँ पे, भूल मत जाइयो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो एक नेगेटिव साइन भी आएगा। तो दिस विल बी माइनस 36y। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिखा था, राइट, सेम आगे इसको 36y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि तुम्हारा सोल्यूशन जो था वो सही है कि नहीं है। देखो ये सब कुछ थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, मैथमेटिकल है, क्योंकि ये सब कुछ यूज होगा जब भी हम नेटवर्क को सॉल्व करेंगे आरएलसी सर्किट्स को, तो ये सब कुछ यूज होगा। तो ये सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद सर्किट्स और नेटवर्क्स में बिल्कुल आएंगे। ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले में क्या है, आई थिंक इसमें इसमें कुछ और होगा। इसमें आई थिंक हाँ, रियल एंड रिपीटेड रूट्स होंगे, आई थिंक, आई गेस। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाता है, ये डी स्क्वायर प्लस 12d प्लस 36 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये तुम सॉल्व करोगे तो d प्लस 6 होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, तो d इक्वल्स टू -6 ठीक है। तो -6 आ गया। अब जब रिपीटेड रियल और रिपीटेड रूट्स होते हैं तो सोल्यूशन क्या हो जाता है, c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर जो भी मेरा रूट होगा क्या है -6x। ये हो गया। अब फिर से इनिशियल कंडीशंस दिया है, सॉल्व कर लो। x इक्वल टू 0 y 0 होता है, तो x 0 पे ये हो जाएगा y 0, तो ये c1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। और x इक्वल टू 1 पे y मेरा 1 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू c1 तो 0 हो गया, ये c2 इंटू 1 और ये ई रेज टू पावर -6, तो c2 अपना आ गया ई रेज टू पावर 6। तो इससे डायरेक्टली तुम्हारा जो y का डायरेक्ट फंक्शन आ गया ई रेज टू पावर -6 इंटू सॉरी ई रेज टू पावर 6 इंटू ई रेज टू पावर -6x। so this should be e raised to power 6 if I take common, or x 6 if I take common, and this will be 1 minus x, ऐसा कुछ फंक्शन आ जाएगा y का, ठीक है। ओके, ये तो आ गया, सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाले को करते हैं। लास्ट वाला आई थिंक सिमिलर ही होगा, वी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वो कॉन्जुगेट वाला है, कॉन्जुगेट ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन कॉन्जुगेट विद रियल टर्म नहीं लिए, तो उसको भी ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रियल वाला पार्ट भी होगा, राइट। तो इसका अगर तुम रूट्स निकालोगे, अब डायरेक्ट निकालना है, अब डायरेक्ट देख लिया तुमने, डायरेक्ट निकालो। रूट्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे, अगर तुम रूट सॉल्व करोगे तो -b प्लस -b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, राइट, अपॉन 2a। तो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा ये -1 प्लस -j2 हो जाएगा, राइट, -1 प्लस -j2। तो तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, y विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट वाला पावर में जाएगा एक्सपोनेंशियल के साथ, और इमेजिनरी पार्ट वाला साइन के साथ जाएगा, मतलब साइन और कोसाइन के साथ, c1 साइन ऑफ 2x प्लस c2 कॉज ऑफ 2x, ठीक है। अब बेसिकली ये आ गया। अब इक्वेशन पे बैठाओ, जब x इक्वल टू 0 है, y भी 0 है, तो बेसिकली ये तो साइन ऑफ 0 तो 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये c2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो c2 अपना 0 आ गया, c2 सडनली 0 आ गया। और जब x अपना 1 है, y भी 1 है, तो 1 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 1 -1, और c1 साइन ऑफ 2। अब साइन ऑफ 2 हमेशा याद रखना, साइन के अंदर जो भी होता है वो रेडियंस के अंदर होता है। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए लिया ताकि ये एम्फेसाइज कर सको कि साइन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू होता है वो रेडियंस में होता है। तो दिस इज इन रेडियंस। तो कैलकुलेटर में जब पुट करोगे 2, तो रेडियंस में पुट करना, डिग्रीज में मत पुट करना, ठीक है। इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है। तो दिस विल बी ओके, साइन ऑफ 2 this into exponential, right। तो ये 2.99 आ रहा है कुछ, सॉरी
2.99 वैल्यू ही आ रहा है, ऑलमोस्ट 2.99 वैल्यू, 2.99, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 3 मान सकते हैं, C1 का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा y वुड बी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स, सॉरी 3 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ 2x, ठीक है। ओके, तो ये अपना सोल्यूशन आ गया। तो बस, तो ऐसे करके सॉल्व करना होता है बेसिकली इन इक्वेशंस को। अब हम इसका नेक्स्ट लेवल लेंगे। नेक्स्ट लेवल क्या होगा? नेक्स्ट लेवल ये होगा कि अगर मेरा जो राइट हैंड साइड है वो जीरो ना हो। अब तक हमने ये एज्यूम किया था कि ये वाला देखो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो हमने बोला कि देखो तुम्हारा सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, इसका रूट निकालो, फिर जो मेथड्स बोले, जो इक्वेशंस बोले, उसको रट्टा मारो, उस हिसाब से रिप्लेस कर दो, आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन व्हाट इफ तुम्हारा जो ये टर्म है राइट हैंड साइड वाला टर्म, ये जीरो ना हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर तुम देखोगे राइट हैंड में कांस्टेंट 18 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, राइट। ये तो वैसे, अच्छा ये फिर से क्यों ले लिया, ये तो ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे भी 18 होना चाहिए था एक्चुअली, माय बैड। तो ये भी 18 होगा बेसिकली, आई थिंक सो ये 18 होगा, हाँ। इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने ले लिया है, इसको वैसे लेने का, चलो फिर भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो ओके, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्या होता है ना, पहले अभी तक जो हम निकाल रहे थे उसको एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, CF। उतना याद करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में पढ़ोगे तो वही सॉल्यूशन हो जाता है। जब मेरा राइट हैंड साइड जीरो हो जाता है तो वही मेरा सॉल्यूशन हो जाता है, CF। लेकिन क्योंकि अब राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तो तुम्हारा जो सोल्यूशन है ना, वो दो टर्म्स का समेशन होगा। एक होगा CF जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, और प्लस PI। अब PI क्या बोलते हैं? PI को पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। तो PI को सॉल्व करने के लिए भी 4 काइंड्स ऑफ मेथड्स हैं, वो मैं बताऊंगा। PI तुम्हारा डिपेंड करता है यहाँ पे कैसा टर्म है। यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट टर्म है फिर बड़ा आसान है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी के लिए तुमको ये बता रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है तो फिर कैसे सॉल्व करना। दूसरे बहुत सारे केस बनते हैं जहां पे ये कांस्टेंट नहीं होता, कुछ x का फंक्शन या कुछ होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्क में नहीं आएगा, वो मैथमेटिक्स में बिल्कुल आएगा, मैथमेटिक्स में बिल्कुल उसको पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओके, यहाँ पे अगर कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पे, एक तो तुम्हारा जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन, वो होगा CF प्लस PI। तो CF ऑलरेडी हमने निकाल लिया है यहाँ पे, तो फिर से निकालने की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो अगर मान लो ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, यहाँ पे जब इसको जीरो मान के जो सोल्यूशन आता है उसको बोलते हैं CF। तो वो तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, वो ये था पहले क्वेश्चन के लिए। तो क्या मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं? रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी CF निकल गया है, राइट, ऑलरेडी CF निकल गया है। तो पहले क्वेश्चन के लिए सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल सेम है, CF निकल गया। अब सिर्फ PI कैसे निकालूंगा? PI के लिए जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होता है, तब पहले तुम ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है तुम्हारा? अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को इसको अगर लिखूं अच्छे तरीके से, ये हो जाता है d² प्लस 12d प्लस 18, राइट। अब बेसिकली ये इंटू y इक्वल्स टू 18 है, राइट। ये इंटू y इक्वल्स टू 18 है, सॉरी 18 नहीं 32, y इक्वल्स टू 18 है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं f ऑफ d, ठीक है, FD d का फंक्शन है। अब जो तुम्हारा PI होगा ना, जब कांस्टेंट टर्म होगा, वो होगा 18 जो भी राइट हैंड साइड में है अपॉन f ऑफ d, एज इफ तुमने f ऑफ d को इस साइड लेके चले गए और y का वैल्यू वो है, एज इफ, ठीक है।
तो 18 अपॉन एफ ऑफ डी। अब सर 18 अपॉन एफ ऑफ डी इसको कैसे करें? जब भी कांस्टेंट टर्म होता है तब हम इसको ना रिप्लेस कर सकते हैं, एफ ऑफ डी को लिख सकते हैं 18 अपॉन एफ ऑफ 0। ऐसा क्यों, मैथ्स में पढ़ोगे। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसको हम 18 ई रेज़ टू पावर 0 करते हैं, 0 लिखते हैं। और जब भी कोई एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट रहता है, राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट रहता है, तो एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है वो डी के जगह रिप्लेस करते हैं। ये मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो क्योंकि 0 है इसलिए 0 से रिप्लेस कर रहे हैं, ये रीजन है 0 आने का। तो अगर मैं डी की जगह 0 रिप्लेस कर दूं तो मेरा पी आई आ जाएगा, ये तो बड़ा आसान है। तो डी की जगह 0 रिप्लेस करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 32। तो तुम्हारा जो पी आई हो गया पहले सवाल के लिए 18/32, जो बेसिकली 2 से अगर डिवाइड करते हो तो ये 9/16 होता है, राइट। तो तुम्हारा ये पी आई आ जाएगा 9/16, बस दैट्स इट। पी आई कभी कांस्टेंट के साथ नहीं आता, मतलब वो जो C1 C2 ऐसा नहीं आएगा। पी आई हमेशा कोई डेफिनेट वैल्यू आएगा या फंक्शन आएगा एक्स का, कांस्टेंट के साथ नहीं आएगा, C1 C2 के साथ नहीं आएगा। पी आई निकालना बड़ा आसान है अगर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म हो, और नेटवर्क थ्योरी में हमेशा कांस्टेंट टर्म ही रहेगा, ठीक है। तो ये 9/16 आ गया, ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। अब ये कंप्लीट, इसको बोलते हैं कंप्लीट सोल्यूशन, इसको बोलते हैं पी आई, इसको बोलते हैं सी एफ, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला करते हैं। सेम सिचुएशन, दूसरे वाले के लिए जो मेरा सोल्यूशन आया था, अच्छा ये स्वैप हो गया क्या? अच्छा दूसरे वाले के लिए एक्चुअली ये दूसरा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये तीसरे वाला है पिछले वाले क्वेश्चन का। तो उसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ये वाला सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए सोल्यूशन क्या निकाला था हमने? सोल्यूशन हाँ, ये सोल्यूशन निकाला था, राइट। सी एफ, ये सी एफ निकाला था, ठीक है। तो ये सी एफ आ गया। प्लस पी आई। अब पी आई कैसे निकालेंगे? जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको नीचे लेके जाएंगे और डी को 0 पुट करेंगे। तो तुम्हारा पी आई क्या हो जाएगा? पी आई हो जाएगा 18 अपॉन एफ ऑफ डी। 18 तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है, वो 18 है। तो एफ ऑफ डी मतलब एफ ऑफ 0 बेसिकली, ठीक है। तो अगर इसको मैं 0 पुट करता हूँ डी की जगह तो ये तो 0 हो जाता है, 36 बस रहता है। तो दिस विल बी 18/36, राइट। तो ये 1/2 हो गया, तो हाफ हो जाएगा तुम्हारा पी आई। बड़ा आसान है पी आई निकालना, अगर कांस्टेंट टर्म है तो बड़ा आसान है निकालना। अब थर्ड सिचुएशन में ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है d² + 36y, राइट। तो ये मेरा पिछले सिचुएशन में सेकेंड वाला था, राइट। तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन था? ये सोल्यूशन था, ठीक है। अब फिर से पी आई क्या हो जाएगा? आराम से डी को 0 पुट कर दो। डी को अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो देखो d², ये क्या होता है? एफ ऑफ डी तुम्हारा क्या है, मैं तुमको दिखा देता हूँ एफ ऑफ डी क्या है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एफ ऑफ डी है तुम्हारा इस सिचुएशन में d² + 36, d² + 36। अब इसको 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो दिस विल बी नथिंग बट 18/36, तो दिस विल बी अगेन हाफ, राइट। फोर्थ केस में तुम्हारा y का वैल्यू क्या आ रहा था? y का वैल्यू आ रहा था ये, ठीक है। और पी आई क्या हो जाएगा? पी आई फिर से इसको एफ ऑफ डी तुम्हारा क्या है? एफ ऑफ डी इज d² + 2d + 5। तो इसको 0 कर दोगे तो 5 हो जाता है, तो तुम्हारा एफ ऑफ डी हो जाता है सिंपली 18/5, दैट्स इट। 18 अपॉन एफ ऑफ डी दैट इज 5, 18/5 दैट्स इट, ठीक है।
ये हो जाता है तुम्हारा पी आई। ओके ग्रेट। तो बस इतना थ्योरी का रिक्वायरमेंट था सी एफ और पी आई के बारे में। कुछ और मैं इंफॉर्मेशन तुमको देना चाहता हूँ, जैसे डैम्ड साइनसॉइड। डैम्ड साइनसॉइड किसको बोलते हैं? जैसे मान लो एक मेरे पास सिग्नल है, साइनसॉइड है, राइट। एक साइनसॉइड है मेरे पास, तो अगर मैं साइनसॉइड को ड्रॉ करूँ, साइनसॉइड को ड्रॉ करते हैं, तो साइनसॉइड कुछ ऐसा दिखता है, राइट। और इसके साथ अगर मैं, ये मेरा साइनसॉइड है जिसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट है, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट है, तो एक पीरियड बेसिकली ये कंप्लीट करेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, राइट। तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट है, तो अब इसके साथ मैं एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो एक्सपोनेंशियल कैसा होता है अगर तुमको पता होगा? एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसा होता है। अच्छा ये कर्व नहीं होगा क्या? तो ही नहीं रहा यार। हाँ, एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसा होगा। तो अगर मैं एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक साइनोसॉइड या कोसाइनोसॉइड के साथ, तो फिर क्या होगा? मतलब पहले इनिशियली क्या था वैल्यू? एक्सपोनेंशियल एक्चुअली ये इन्फिनिटी पे नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल 0 पे, x=0 पे 1 होता है, राइट। तो 1 इंटू जो भी ये वैल्यू था 0 पे 0, तो 0 होगा। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे ना इसका वैल्यू कम होता जाएगा, लेकिन ये इसका जो ऑसिलेशन है ये तो सेम रहेगा, इसका वैल्यू कम चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू कम हो गया तो ओवरऑल जो मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा वो कम हो जाएगा। तो मेरा जो इसका कंबाइंड, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कैसा दिखेगा, मतलब बाउंडेड रहेगा ऐसे। ऐसे करके बाउंडेड रहेगा, राइट। तो इसी इसी कर्व को हम बोलते हैं डैम्ड साइन वेव। क्यों बोलते हैं डैम्ड साइन वेव? रीजन इस, क्योंकि मतलब धीरे धीरे ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेशन है लेकिन ऑसिलेशन कम हो रहे हैं और 0 पे जा रहे हैं, ऑसिलेशन 0 पे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डैम्ड साइन वेव। और एक डैम्ड साइनोसॉइड में भी बहुत तरीके के डैम्पिंग हो सकते हैं, ठीक है। ये डैम्पिंग हो रहा है। डैम्पिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑसिलेशन हो रहा है, उसके बाद ऑसिलेशन डाई डाउन हो रहा है, उसको डैम्पिंग बोलते हैं। सर्च कर लो व्हाट डज डैम्पिंग मीन, समझ जाओगे। तो डैम्पिंग बहुत तरीके के हो सकते हैं और वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एक मेरा आर एल सी सर्किट है, ठीक है। आर एल आर एल सी सर्किट, राइट, ठीक है। तो ये आर एल सी सर्किट है। अब मान लो यहाँ पे एक वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज सोर्स में दे रहा हूँ वी एस, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। तो लेट्स राइट द केवीएल, केवीएल लिखते हैं यहाँ पे। तो इसका वोल्टेज वीसी होगा, इसका वोल्टेज वीएल होगा, इसका वोल्टेज वीआर होगा।
तो अपना वी एस क्या हो जाएगा, केवल लिखूंगा तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ये तो बड़ा बेसिक चीज है। अब इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो मैं करंट के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट के टर्म्स में बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एल इक्वल्स टू एल डी आई एल बाई डी टी, राइट। और रजिस्टर का जो वोल्टेज होता है उसको करंट के टर्म्स में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आई इंटू आर, ठीक है, सेम करंट फ्लो हो रहा है आई, राइट, प्लस ये एल डी आई बाई डी टी, अभी मैं रफली कर रहा हूँ, प्लस ये वीसी। अब वीसी को मैं करंट के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तुम्हारा आई होता है, आईसी होता है सी डी वी सी बाई डी टी। तो अगर मेरे को उल्टा करना है तो तुम्हारा वीसी हो जाएगा आई सी 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ डी टी, ठीक है। तो यहां पे ये इंटीग्रेशन होगा तो दिस विल बी 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ डी टी, ठीक है, हो गया। अब बेसिकली आई इंटू आर एल डी एल बाई डी टी प्लस 1/c आई डी टी, राइट, ये मेरा वी एस है। अब मैं इसमें एक अच्छा सा ट्रिक यूज कर सकता हूं। हमने अभी तक कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें इंटीग्रेशन था, ऐसा सॉल्व नहीं किया। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, इसको थोड़ा सा समझा ही देता हूं मैं आपको अच्छी तरीके से, मतलब ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या आ जाता है, देखो वी एस तो कांस्टेंट टर्म है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ये तो एक डीसी वोल्टेज है तो ये तो जीरो होगा। दिस विल बी आर बाहर आएगा डी आई अपॉन डी टी, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एल हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखो ये 1/c तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रह जाएगा। लेकिन आई डी टी को अगर मैं इंटीग्रेशन आई डी टी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, वो सिंपली आई हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है, बोल रहा है करंट को टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर बोल रहा हूं मैं डिफरेंशिएट करो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो ये तो सिंपली आई ऑफ टी ही हो जाएगा, राइट। मैं ब्रैकेट में टी नहीं लिख रहा, लेकिन हमको पता है कि करंट तो टाइम का फंक्शन होगा। अब ये इक्वेशन जो है ये कैसा दिख रहा है, क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आई ऑफ टी का सोल्यूशन निकाल सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आर एल और 1/c ये सब वैल्यू के ऊपर हम बिल्कुल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। तो यही करेंगे बेसिकली। तो इसलिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर एल सी, मेरा करंट, राइट, करंट का जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग आ सकता है। अगर तुमको याद होगा, अगर मेरे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल आएगा। अगर मेरा रूट्स रियल और इक्वल आ जाएंगे तो मेरा रिस्पॉन्स कुछ अलग आएगा। अगर तुमको याद होगा, यहाँ पे जब मेरे रूट्स, यहाँ पे पढ़ाया था राइट आपको ये वाला, जब मेरे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएंगे तब मेरा रिस्पॉन्स कुछ एक्सपोनेंशियल होगा, दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होंगे। जब मेरे रूट्स रिपीटेड होंगे तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा, ये एक्स का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल। जब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तब मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अगर मैं आपको दिखाऊं, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स, इसी को अभी हमने प्लॉट किया है, इसी को बोलते हैं डैम्प्ड साइनसॉइड। तो ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वही देखेंगे बेसिकली। एक और चीज इंटरेस्टिंग है, मैंने अभी आपको क्या बताया, रूट्स के बारे में बताया। तो रूट्स को हम लैप्लास डोमेन में पोल्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे
जो मेरे रूट्स आए थे, जैसे मैं पहला वाला ये वाला क्वेश्चन लाप्लास से किया था, राइट, यहाँ पे रूट्स क्या क्या आए थे अपने, रूट्स आए थे -8 और -4, और यहाँ पे पोल्स क्या, इस इक्वेशन का पोल क्या है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे -4 और -8, तो जो मेरे रूट्स आते हैं वही मेरा लाप्लास, वही मेरा फंक्शन का जो, अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो वो मेरे पोल्स आते हैं। तो रूट्स ऑफ द डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट द पोल्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माई डिपेंडेंट वेरिएबल। पोल्स और रूट्स दोनों सेम चीज है। तो इतनी देर तक मैंने रूट्स के बारे में बात किया, अब थोड़ा सा पोल्स के बारे में बात करता हूँ। पोल्स और रूट्स दोनों सेम चीज है, ये दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना। तो अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व कर रहा हूं तो हमेशा ये सेकंड ऑर्डर सर्किट होगा। सेकंड ऑर्डर क्यों? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, एक L और एक C। ठीक है, इसका अगर मेरे को करंट पता है तो इसका मैं करंट, इसका मतलब इसका अगर मेरे को वोल्टेज पता है तो इसका वोल्टेज मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। मैं करंट कर सकता हूँ क्योंकि सीरीज में है, लेकिन वोल्टेज नहीं कर सकता क्योंकि इनपुट वोल्टेज है, तो मेरे को वोल्टेज के टर्म्स में सोचना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए ये सब सेकंड ऑर्डर सर्किट है। अब सेकंड ऑर्डर सर्किट में हमने ऑलरेडी देखा है कि रिस्पांस बहुत तरीके के हो सकते हैं। उसमें से एक तरीका होता है डैम्प साइनोसॉइडल। वो कब होता है? जब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए, जब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए, या मेरे पोल्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए। समझ गए? तो यहाँ पे भी सेम चीज बताया कि सेकंड ऑर्डर सर्किट्स, इसका नाम ही सेकंड ऑर्डर सर्किट है क्योंकि दो इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 होगा। तो अगर ऑर्डर 2 है, रूट्स 2 है, तो पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ माई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माई डिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 होगा। सो फॉर ए स्टेबल सिस्टम पोल्स ऑलवेज लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड प्लेन पे रहना चाहिए। ये फिर से आप कंट्रोल में पढ़ोगे और सिग्नल्स में भी पढ़ोगे। तो नेटवर्क थ्योरी में सारे जो भी सर्किट्स होंगे, प्रैक्टिकल सर्किट्स है, तो सारे स्टेबल होंगे। तो हमेशा तुम ये नोटिस करोगे कि सारे पोल्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, ठीक है। और स्टेबल का मतलब क्या होता है? अगर पोल्स तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, मतलब रूट्स नेगेटिव, जब भी रूट्स नेगेटिव आते हैं तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल के साथ एक नेगेटिव पावर आता है। एक्सपोनेंशियल के साथ नेगेटिव पावर मतलब इन्फिनिटी पे 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, x नहीं है, तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे 0 की तरफ टेंड करेगा, तो वो स्टेबल सिस्टम है, राइट। क्योंकि मेरा जो आउटपुट है वो सेटल कर रहा है। अगर आउटपुट सेटल नहीं करता, तो अगर e रेज़ टू पावर प्लस t होता तो आउटपुट सेटल नहीं करेगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी चला जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए प्रैक्टिकल रियल लाइफ सर्किट, ठीक है। तो हमेशा हमारे जो पोल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन होगा। एस प्लेन मतलब ये जो जे ओमेगा, ये इसको एस प्लेन बोलते हैं, और जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड प्लेन पे होंगे, राइट, लेफ्ट पे होंगे, ठीक है। अब कुछ कंडीशन पड़ता है, जैसे पहला केस, जब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे और हाँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, इस सिनेरियो में मेरा रिस्पांस कुछ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमने जो रिस्पांस देखा था e रेज़ टू पावर -80 sin ओमेगा नॉट t, ये किसके लिए था? ये a किस लिए आ रहा है? रियल पार्ट। ये ओमेगा नॉट किस लिए आ रहा है? इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, तो मेरा रिस्पांस डैम्प साइनोसॉइडल होगा। अभी मैंने आपको दिखा दिया, तो ये तो होगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ही हम इस काइंड ऑफ बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? इस काइंड ऑफ बिहेवियर को हम बोलते हैं अंडरडैम्प्ड। यहाँ पे लिखा है जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो केस होते हैं। एक तो होता है कोई एक्साइटेशन नहीं है। एक्साइटेशन नहीं है इसका मतलब क्या? एक्साइटेशन नहीं है इसका मतलब क्या कि इनपुट मेरा 0 है। यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे इनपुट कुछ था, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटेशन मतलब इनपुट था, तो इनपुट जब 0 है इसका मतलब ऐसा कुछ। तो फिर तुम बोलोगे सर फिर करंट वोल्टेज कैसे होगा क्योंकि इन कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई इनिशियल कंडीशन होगा, इसलिए करंट और वोल्टेज ऑसिलेट करता रहेगा। उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए दो केसेस बन जाएंगे, एक एक्साइटेशन के साथ, एक्साइटेशन मतलब इनपुट है, एक विदाउट एक्साइटेशन। तो अगर विदाउट एक्साइटेशन है तो मेरा जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स मतलब क्या? मान लो जो मैं ये आउटपुट वोल्टेज हो रहा है इसको मैं रिस्पॉन्स मानता हूँ, ये जो करंट है मैं इसको रिस्पॉन्स मान रहा हूँ, कुछ भी मान लो, आउटपुट वोल्टेज को रिस्पॉन्स मानता हूँ या करंट को रिस्पॉन्स मानता हूँ, उसका बिहेवियर कैसा होगा वो मैं अभी तुमको समझाऊंगा। तो ये जो प्लॉट है, राइट,
ये वोल्टेज का प्लॉट है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मान लो कि मैं इसका वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, और इसमें कोई इनिशियल कंडीशंस होगा और ये मेरा सर्किट है, तो वोल्टेज कैसे वैरी करेगा? मैं डायरेक्टली उस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के रूट से डायरेक्टली बता सकता हूँ वोल्टेज मेरा ऐसा वैरी करेगा। एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकता, उसके लिए मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे को रूट्स पता है या पोल्स पता है तो मैं डायरेक्टली उसका बिहेवियर, ग्राफ का बिहेवियर बता सकता हूँ कैसा होगा। ये बहुत पावरफुल टूल है, इसलिए इसको पता करना या पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई एक्साइटेशन नहीं रहता तब मेरा रिस्पॉन्स डैम्प्ड साइनसॉइड की तरह रहता है, और इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, अंडर डैम्प्ड क्यों? क्योंकि द डैम्पिंग इज नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट ऑसिलेशंस इमीडिएटली। अचानक से ऑसिलेशंस नहीं कम होते, ऑसिलेशंस बहुत देर बाद जाके जीरो होते हैं। यहाँ पे ऑसिलेशन मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बार बार ऑसिलेट कर रहा है उसके बीच में, राइट। तो क्योंकि ऑसिलेशंस बंद नहीं होते इंस्टेंटली, बहुत देर बाद जाके होते हैं, तो इसलिए इसको अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि डैम्पिंग कम है, अंडर डैम्प्ड। अब इसी का दूसरा वर्जन, जब मेरा एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन मतलब क्या? सर्किट का जो वोल्टेज है वो नॉन जीरो है, कांस्टेंट है, नॉन जीरो है। तो उस केस में क्या होता है, मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो भी अंडर डैम्प्ड होगा, लेकिन रिस्पॉन्स का वोल्टेज ऐसा कुछ होगा, राइट, वो एक वैल्यू पे जाके सेटल होगा। यहाँ पे जीरो पे सेटल हो रहा है क्योंकि कोई मेरा इनपुट नहीं है, सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक, क्योंकि इनपुट है तो एक वैल्यू पे जाके सेटल होगा। डोंट वरी, हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तुम देखोगे एक्चुअली में ये हो रहा है। तो इसके और इसके बीच में तुम डिफरेंस कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे मान लो कि कोई मोटर था मेरा, ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, मोटर था और खुद से घूम रहा है, फिर मैंने उसको मोटर का इनपुट मोटर का जो इनपुट है उसको बंद कर दिया, मतलब पावर बंद कर दिया। तो वो क्या करेगा, वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, फिर एक पॉइंट पे जाके स्लो होते होते जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये घूम रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है ऐसे करके, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है, फिर एक टाइम पे जाके जीरो हो रहा है। इनपुट नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अब अगर इनपुट है, मतलब कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है मेरा, मान लो एक मोटर है, ठीक है, मोटर एक, तो तुमने पावर दे दिया तो स्पीड घूमना स्टार्ट करेगा। फिर क्या होगा कि वो मेरे को हजार आरपीएम पे उसको घुमाना है, तो क्या होगा, उसका कोई फीडबैक मैकेनिज्म होगा, 1000 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर घूमेगा, फिर वो कम हो जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा आपको वेird लग सकता है, मैंने आपको पहले बोला था एक्चुअली वो, कि मतलब कोई मोटर है, अगर वो स्टॉप हो रहा है तो वो ऑसिलेट होगा। एक्चुअली में मोटर का एग्जांपल थोड़ा सा खराब है, मतलब मोटर को बंद करोगे वो तो रोटेट तो एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, तो फिर ये ऑसिलेट कैसे करेगा, आपको वो डाउट हो सकता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई तुम्हारा काइंड ऑफ एक पॉइंटर है, राइट, वो इलास्टिक पॉइंटर है तुमको, और वो ये तुम्हारा डायरेक्शन है, इसके बीच में ही वो ऐसे हिलेगा, राइट। अगर तुम उसको थोड़ा सा फोर्स दोगे तो वो ऐसे राइट हैंड साइड पे जाएगा, फिर ऐसे 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 करके घूमते 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 ऑसिलेट करते करते सेंटर पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करते करते एक पॉइंट के बाद बीच में स्टॉप हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको याद होगा, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करूँ, मतलब x इक्वल टू 0, अगर राइट हैंड साइड पे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉइंटर ऐसा ऑसिलेट करते रहेगा, फिर एक पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा। तो इनिशियल मैंने उसको पुश दिया, एक इनिशियल कंडीशन दिया, उसके बाद अचानक से ऑसिलेट किया, फिर उसके बाद कम हो गया। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एक्चुअली पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था शायद ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं था, ठीक है। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, अगर एक मोटर को मैं चला रहा हूँ तो वो मोटर घूम रहा है, तो अचानक से अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो क्या होता है, कभी कभी 1000 आरपीएम से ज़्यादा भी ओवरफ्लो हो सकता है, राइट। ये फीडबैक होता है, बहुत कुछ होता है, अभी उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन 1000 आरपीएम से ज़्यादा भी हो सकता है, फिर धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। और ये रिस्पॉन्स हम सर्किट थ्योरी में भी देखेंगे, ये वाला रिस्पॉन्स और ये वाला रिस्पॉन्स, सब कुछ, ये जो भी ग्राफ्स मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ सर्किट थ्योरी में देखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, अगर तुम्हारे रूट्स इक्वल और रियल होते हैं, अगर तुम्हारे रूट्स इक्वल और रियल होते हैं, तुमको अगर याद होगा, तुम्हारा जो y ऑफ टी है, राइट, y ऑफ टी क्या है, यहाँ पे तुम्हारा y ऑफ टी कैसा होगा, y ऑफ टी होगा तुम्हारा कुछ अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है, तो ये अल्फा टी
इंटू C1 साइन ऑफ बीटा टी, क्योंकि तुम्हारे रूट्स दिखाए नहीं। पोल्स कहाँ पे, तुम अगर देखो पोल्स कहाँ पे है, इसका पोल का जो रियल पार्ट है या रूट का जो रियल पार्ट वो माइनस अल्फा है और रूट का इमेजिनरी पार्ट बीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा, जो भी रूट है उसको लिखो माइनस अल्फा टी, और C1 बीटा टी प्लस C2 कॉस बीटा टी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिस्पॉन्स। एक्चुअली इस सिनारियो पे नहीं, हाँ इस सिनारियो पे, राइट, सॉरी, जब कोई इनपुट नहीं है तो क्योंकि ये तुम्हारा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब कोई इनपुट नहीं होता, राइट, इसको हटा देते हैं, और जब इनपुट होगा तो बेसिकली उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगा, पीआई ऐड हो जाएगा, तुम एफ ऑफ डी 0 कर दोगे तो आ जाएगा वो आंसर उसका तुम्हारा, राइट, अगर कांस्टेंट है। यहाँ पे भी सेम, अगर रूट्स इक्वल और रियल है तो तुम्हारा जो y ऑफ टी होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो कैसा होता है तुमको अगर याद होगा, C1 प्लस C2 एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ एक्स होता है, एक्स की जगह टी होगा क्योंकि अभी मेरा टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स होगा। रूट तुम्हारा माइनस अल्फा पे है या पोल तुम्हारा माइनस अल्फा पे है, तो इसलिए माइनस अल्फा, तो उसका जो प्लॉट होता है ना ऐसा कुछ होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, मैथमेटिकली आप देख लेना, मैं ज़्यादा यहाँ पे समझा नहीं रहा। और इसमें आप देखोगे इसमें कोई ऑसिलेशंस नहीं है, तो इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, इसलिए बोलते हैं इसको क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। कोई डैम्पिंग है ही नहीं इसमें, कोई ऑसिलेशन से नहीं हो रहा, डायरेक्टली बहुत जल्दी अपने स्टेडी स्टेट पे पहुंच रहा है। एक्साइटेशन नहीं है तो अचानक से बढ़ता है फिर 0 चला जाता है, और अगर तुम एक्साइटेशन दोगे क्रिटिकल डैम्प सिस्टम के लिए, तुम देखोगे वो डायरेक्टली 1000 पे जाएगा, कहीं पे स्टॉप नहीं करेगा, डायरेक्टली 1000 बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे डैम्पिंग नहीं हो रहा, राइट, कोई ऑसिलेशंस नहीं हो रहा, तो मेरे को डैम्पिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्रिटिकल डैम्प है। मतलब अगर ऑसिलेशंस भी होता तो ऐसा मैंने डैम्पिंग किया, डैम्पिंग मतलब क्या, ऑसिलेशन को कम कर देना, ऐसा मैंने डैम्पिंग कर लिया कि ऑसिलेशन ही नहीं हुआ। डैम्पिंग मतलब ऑसिलेशन को कम करना, उसको डैम्पिंग बोलते हैं। यहाँ पे अंडर डैम्प सिस्टम बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन को मैं कम नहीं कर पा रहा, तो डैम्पिंग एनफ नहीं है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे डैम्पिंग एनफ है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प, क्योंकि जस्ट एनफ डैम्पिंग है जहाँ पे कोई ऑसिलेशंस भी नहीं हो रहा और स्टेडी स्टेट पे डायरेक्टली पहुंच जा रहा है, ठीक है। और रूट्स अगर तुम्हारे रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, विदाउट एक्साइटेशन तुम्हारा इक्वेशन कैसा होता है, रूट्स देखो, एक माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो तुम्हारा जो रूट्स होगा ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा 1t प्लस C2 ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा 2, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स अनइक्वल और डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट है तो अलग रूट्स है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे भी डैम्पिंग नहीं होगा, लेकिन जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना वो थोड़ा सा देर जाके पहुंचता है क्रिटिकली डैम्प से, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, तो इसको ओवर डैम्प बोल देते हैं क्योंकि ज्यादा डैम्पिंग हो गया, ठीक है। तो अगर इनपुट के साथ होगा तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा, स्टेडी स्टेट पहुंचेगा फिर से सेम 1000 आरपीएम पे। अगर मैं फैन को ऑन कर रहा हूँ या मोटर को चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, फैन को ऑन कर रहा हूँ, तो ये अपने स्पीड पे पहुंचेगा 1000 आरपीएम स्टेडी स्टेट पे, लेकिन टाइम लगेगा। वैसे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये सब वैसे भी कोई पूछेगा नहीं, कंट्रोल में फिर से पढ़ोगे, यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स का जो स्पीड है वो कंपेरिजन अगर करें तो क्रिटिकली डैम्प का हमेशा फास्टेस्ट होगा, मैथमेटिकली प्रूवन है, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे इसको। उसके बाद अंडर डैम्प आता है, उसके बाद ओवर डैम्प का रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है। ये सब कुछ कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे, यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा तुमको ओवरव्यू दे दिया, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए इस पर मैं ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब रूट्स प्योरली इमेजिनरी होते हैं, ऑब्वियसली प्योरली इमेजिनरी मतलब कॉन्जुगेटिव होंगे, तब बेसिकली मेरे पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं, मतलब इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और मेरा जो रिस्पॉन्स होता है ना वो साइनोसाइड कोसाइनोसाइड होता है, राइट, वहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल टर्म होता ही नहीं है, देयर इज नो डैम्पिंग, ऑसिलेशन, प्योर ऑसिलेशन होगा, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसका अगर जीरो बिहेवियर है तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा, प्योर ऑसिलेशन, ठीक है। उसको भी देखेंगे बिल्कुल देखेंगे।
एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसको प्योर एलसी सर्किट, जहां पे आर रजिस्टर नहीं होगा, उन सर्किट्स में मेरा प्योर ऑसिलेशन होगा। अब मेन टॉपिक पे आता है। ये सब तो बस थोड़ा सा थ्योरी के लिए था, मजे के लिए था। अब मेन टॉपिक पे आता है। अब एक सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट है। मेरे को ये वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करना पड़ेगा। आउटपुट वोल्टेज कैसे प्लॉट करेंगे? आउटपुट वोल्टेज अगर पता चल गया तो मेरे को करंट भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज का मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो करंट भी आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इनिशियल स्टेट को अज्यूम करना है कि नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम अगर तुमको देखना है तो ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर सेट टू जीरो और द सिस्टम डायनामिक्स आर ड्रिवन बाय प्योरली बाय एनर्जी स्टोर्ड एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे एक एनर्जी स्टोर्ड है, उसके पहले कोई एनर्जी था नहीं। और वो क्या बोले, इंडक्टर इनिशियल करंट एट आई ऑफ जीरो इज आई नॉट और वी ऑफ जीरो इज वी नॉट। उसके बाद से हमेशा अपने को करंट और वोल्टेज का रिस्पॉन्स बताना है। बेसिकली उसके पहले कोई सर्किट में कुछ नहीं था, राइट। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि, कैसे दिखाएंगे, ऐसे करके ये t इक्वल टू जीरो पे ओपन हो रहा है और मान लो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे क्लोज हो रहा है, ठीक। अब से ये सर्किट, अब बेसिकली t इक्वल टू जीरो के पहले सब कुछ तो अपने स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जिसका स्टेट है कोई दिक्कत नहीं है, राइट। t इक्वल टू जीरो के बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो t इक्वल टू जीरो के पहले सर्किट कैसा है? t इक्वल टू जीरो के पहले सब कुछ डिस्कनेक्टेड है। मेरा जो VC वोल्टेज है वो बेसिकली V नॉट है, राइट। क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे V नॉट है, उसके पहले कोई सर्किट में चेंज नहीं हो रहा, करंट में चेंज नहीं हो रहा, तो मेरा वोल्टेज t इक्वल टू जीरो के पहले V नॉट है, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सर्किट जो है वो मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इसके लिए सॉल्व करना है। इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा आई नॉट करंट है। तो अगर मैं KVL यूज करूं मेरे इक्वेशन पे, KVL यूज करूं तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो ये माइनस आई नॉट इंटू आर प्लस, सॉरी माइनस नहीं, ये सब प्लस माइनस ऐसे ड्रॉप हो रहा है, राइट। ये प्लस आई नॉट इंटू आर प्लस इसका ड्रॉप दैट इज VL ऑफ टी प्लस इसका ड्रॉप दैट इज VC ऑफ टी, राइट। दैट इज नथिंग बट माई VO ऑफ टी। तो मेरे को VO ऑफ टी निकालना है एक्चुअली। अगर VO ऑफ टी निकालना है तो मैं पहले क्या कर सकता हूँ? VO ऑफ टी निकालना, राइट। तो VL ऑफ टी इज इक्वल टू LdI बाई dt। V ऑफ टी कैसे निकालो? एक काम करते हैं, अच्छा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। करंट को अगर निकालना चाहेंगे तो हाँ, तो ये VL ऑफ टी क्या है बेसिकली? एक सेकेंड, हाँ करंट से ही करना पड़ेगा। वोल्टेज से मैं कैसे करूँ ये सोच रहा हूँ मैं। अगर मेरे को वोल्टेज से करना है, वोल्टेज से नहीं कर पाएंगे, राइट। पहले एक काम करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स। दोनों रिस्पॉन्स निकाले, एक करंट निकाला है, वोल्टेज निकाला है। तो पहले करंट निकालते हैं फिर वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। करंट ज़्यादा आसान है, फिर वोल्टेज निकालेंगे। तो पहले करंट निकालते हैं, राइट। करंट के लिए क्या हो जाएगा? इसको हम रिप्लेस करेंगे आई नॉट ऑफ टी इंटू आर। इसको वैसे स्मॉल से लिखते हैं लेकिन कैपिटल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एल डी, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, टी ग्रेटर, ये सब कुछ जो हो रहा है टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हो रहा है, राइट। यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके पहले में सर्किट कुछ और था, डी आई एल नॉट बाई डी टी प्लस
वी नॉट ऑफ टी क्या हो जाएगा, वी नॉट ऑफ टी को हम वी नॉट ऑफ टी ही लिखेंगे, राइट। सॉरी, वी नॉट ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं, आई सी इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी, तो ये 1/c आई नॉट ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हमने पहले भी लिखा था, ये वाली इक्वेशन डी स्क्वायर आई नॉट ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1/LC, नहीं सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये R/L आ गया, आई नॉट ऑफ टी अपॉन डी टी प्लस ये क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपली 1/LC इंटू आई नॉट ऑफ टी, राइट। एल से डिवाइड किया हूँ ताकि इसका कोफिशिएंट 1 आ पाए, जो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे देगा। अब ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके रूट निकाल सकते हो, बिल्कुल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो रूट्स क्या होंगे मेरे, रूट्स होंगे देखो माइनस बी दैट इज माइनस R/L प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज R² माइनस 4AC अपना ये होता है, राइट, 4/LC, ठीक है, अपॉन 2A, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है तो ये अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये अपना रूट है, ये अपने रूट्स है, राइट। तो इसको अगर मैं फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, ये अपने रूट से, इसको पोल्स भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, जो मर्जी वो बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस R/12 प्लस माइनस अंडर रूट R/2L होल स्क्वायर 4/LC, ठीक है। तो अब हम ना कुछ नाम देते हैं, तो सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको इस पर्टिकुलर टर्म को इसको ओमेगा बोलते हैं, राइट। तो इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो ये बेसिकली 4 हो जाएगा, राइट। 2 अंडर रूट के अंदर जाता है, डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, तो ये 4, ये दिस डिवाइड बाई 12, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो, मतलब मैं समझा रहा हूँ तुमको, 1 ऐसा है कुछ कि 1/2 इंटू अंडर रूट 4, तो इस 1/2 को अगर मैं अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो इसको लिखना पड़ेगा 1/2 स्क्वायर, तभी तो 1/2 अंडर रूट के बाहर, तभी तो ये 1/2 स्क्वायर बाहर आके अंडर रूट के 1/2 हो जाएगा, राइट। तो बड़ा आसान है ये समझना, मैथमेटिकल चीज़ है, तो मैंने जस्ट डिवाइड किया है, तो 1/LC। तो कुछ टर्म्स नाम देते हैं इसको अल्फा, तो ये भी अल्फा स्क्वायर ही है बेसिकली, और इसको नाम देते हैं हम बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको बीटा नाम देते हैं, या आप इसको हाँ बीटा स्क्वायर नाम दे सकते हो इसको अल्फा, या एक काम करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, हाँ इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर नाम देते हैं, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी है, बाद में ये टर्म आएगा। तो ओमेगा नॉट क्या है, 1/√LC, और अल्फा इतना माइनस R/L। तो इससे ही मल्टीपल केसेस होंगे। पहला केस क्या होगा, अंडर डैम्ड वाला केस। अंडर डैम्ड केस में क्या होता है, रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, रियल पार्ट नॉन जीरो होता है, तो अल्फा वुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मेरा ओमेगा नॉट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और बेसिकली क्या कंडीशन होगा, कंडीशन ये होगा कि मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरे रूट आने चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरे रूट आएंगे तो बेसिकली ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म है वो लेस देन 0 होना चाहिए। वो कंडीशन कब हो रहा है, R/, बेसिकली मेरा जो अल्फा है दैट शुड बी लेस देन ओमेगा नॉट, राइट। ये अल्फा स्क्वायर है बेसिकली, राइट, अल्फा स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव टर्म आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वही हो रहा है, अल्फा को ओमेगा नॉट से छोटा होना पड़ेगा, तब मेरा सिस्टम अंडरडैम्प्ड है, और अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन। अल्फा नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, तब मेरा अंडरडैम्प सिस्टम होता है। उसके लिए रिस्पॉन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या होता है अंडरडैम्प के लिए, एक्सप्रेशन पूरा मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है।
वो कुछ ऐसा होता है, राइट। ये मेरे रूट से 2 बार कॉपी हो गया क्या? हाँ, ये ऑलरेडी बता दिया, कंडीशन अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, और 2 रूट्स है मेरे, और रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है एक्सपोनेंशियल साइनसॉइडल डीके। जब मेरा, आपको याद है, जब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं तो मेरे रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता है, माइनस अल्फा टी C1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस C2 कॉस ओमेगा नॉट टी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये इसका रूट्स आएंगे, ये सोल्यूशन होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, बस हो गया भाई, अपना सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया अपना। तो पहले केस के लिए, केस 1, जब अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कंडीशन क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने के लिए? अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, अल्फा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट। अगर मैं अल्फा को एक्सपैंड करूं तो ये होता है R/12, और ओमेगा नॉट को एक्सपैंड करूं ये होता है 1/LC। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाता है, तुम्हारा R 1/√LC, तुम्हारा R शुड बी लेस देन 2√L/C। ठीक है, सॉरी सही बता, हाँ सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। तो R शुड बी लेस देन 2√L/C, तभी तुम्हारा सिस्टम अंडर डैम्प्ड होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऑलरेडी ये सब कुछ पहले समझा चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, दैट्स इट। तो अपने रूट्स आ गए, सब कुछ आ गए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने वाला था नहीं। अब कंडीशन आ गया। अब ये तो हमने किसके लिए निकाला? ये तो हमने करंट के लिए निकाला, लेकिन करंट का पूरा इक्वेशन तो नहीं बताया मैंने, बस बताया y ऑफ टी। y ऑफ टी क्या है? y ऑफ टी क्या है? करंट है मेरा, i ऑफ टी के लिए तो सॉल्व कर रहे थे मेरा। अब इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हैं ना, बोल रहा है कि i ऑफ 0 मेरा i नॉट है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 बैठा दो ना, क्या दिक्कत है? t इक्वल टू 0 बैठा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 बैठा दूँ तो ये i नॉट हो जाता है। या तो इसको एक काम करते हैं, इसको ना, एक्चुअली i छोटे छोटे लेटर में, ये कैपिटल आई, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको छोटा बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना दे। छोटा बना देते हैं इसको, एक्चुअली कैपिटल लिखेंगे तो मेरी गलती है, कैपिटल लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, माय बैड। इसको भी छोटा कर देते हैं। इसको भी छोटा कर देते हैं, राइट। तो ये आई नॉट हो जाएगा। सो दिस विल बी, यहाँ पे t इक्वल टू 0 करेंगे, C1 प्लस सी टी इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा, C2 ये 1 हो जाएगा, C2 इक्वल्स टू आई नॉट। तो C2 का वैल्यू आई नॉट आ गया। लेकिन अभी तक अपने पास दूसरा वाला कांस्टेंट का वैल्यू नहीं है। अब ये आई नॉट ऑफ टी का वैल्यू आ गया। अब मैं क्या बोलूँगा आपको कि ये ना, मतलब दूसरा जो कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है, उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए भी कंडीशन दिया है ऑलरेडी, राइट। एक कंडीशन और एक दिया है। क्या कंडीशन है? इनिशियल कंडीशन कि मेरा v ऑफ 0 v नॉट है। तो उससे, उस वाले कंडीशन से, मतलब तुम्हारा जो v, अब v क्या है? v क्या है? v बेसिकली इसका वोल्टेज है, कैपेसिटर का वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर में v नॉट था। तो तुम उस कंडीशन को लेके तुम निकाल सकते हो, ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, लेकिन अभी मूड नहीं है, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं। लंबा जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट से लंबा जाएगा, इसलिए नहीं निकाल सकते। लेकिन तुम ये जो दूसरा वाला कंडीशन है, vo ऑफ 0 इक्वल्स टू
वी ओ, स्मॉल वी ऑफ जीरो इक्वल्स टू वी ओ, तो इससे निकाल सकते हो तुम, राइट। अभी नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि लंबा जाएगा, लेकिन एक चीज तुम इंट्यूटिवली देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि इन्फिनिटी पे तुम्हारा ये वैल्यू जीरो जा रहा है, और तुम्हारा रिस्पॉन्स, क्योंकि ये सोर्स फ्री रिस्पॉन्स है, कोई सोर्स नहीं है, तो इन्फिनिटी पे सब कुछ जीरो जाना चाहिए, सब कुछ जीरो जा रहा है। इन्फिनिटी बैठा हो यहाँ पे, सब कुछ जीरो जाएगा, तो तुम्हारा कर्व कैसा दिखेगा, तुम्हारा देखो जीरो पे आई नॉट से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो बैठाओगे तो आई नॉट से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑसिलेट करता जाएगा, तो तुम्हारा कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, so this will be, एक सेकेंड राइट, आई नॉट, और ऐसे करके ये ऑसिलेट करता जाएगा, ऑसिलेट करता जाएगा, करते 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 इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। तो ये क्या प्लॉट है, ये आई नॉट ऑफ टी का प्लॉट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सीरीज सर्किट है तो ऑब्वियसली जीरो चला जाएगा। अब वीसी ऑफ टी का प्लॉट कैसा होगा, अगर तुम वीसी ऑफ टी के लिए भी सॉल्व करोगे, कुछ ऐसा ही तुम्हारा इक्वेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वीसी ऑफ टी का भी इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन उसका कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब अभी सॉल्व नहीं करवा रहा, तुम कर सकते हो। ठीक है, सबको सेकंड ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर का अगर तुमको एक बार रूट्स पता चल गए, रूट्स वीसी का भी जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगा उनके भी रूट सेम होंगे, मैं तुमको दिखा देता हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं तुमको दिखा देता हूँ कैसे करोगे, वीसी ऑफ टी को कैसे करोगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ओके, आई ऑफ टी है, ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कैसे लिखूँ मैं, वो सोच रहा हूँ मैं बस। वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लिखना है तो कैसे लिखूँ, वी एल इक्वल्स टू एल डी एल बाई डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दिया। एक काम करो, तुमको सिंपली ये करंट पता है राइट, अगर करंट पता है, हाँ, तुम क्या कर सकते हो, तुमको तुमको क्या पता है, तुमको क्या, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, इस चीज को पूरा कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। तुमको क्या क्या पता है, तुमको करंट पता है राइट, तुमको अगर करंट पता है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी पता होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मान लो ये कोई वी आर ड्रॉप है राइट, तो वीओ क्या हो जाएगा तुम्हारा, वीओ वुड बी इक्वल्स टू, केवीएल लगाओगे तो प्लस वी आर प्लस वी एल प्लस वी ओ, तो ये माइनस वी आर प्लस वी एल हो जाएगा। इतना समझ रहे हो ना, केवीएल लगाओ, कुछ कुछ नहीं किया, केवीएल लगाओ बस, तो ये भी प्लस माइनस वी एल। अब तुमको करंट पता है तो इसका ड्रॉप तो पता ही होगा, इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा, माइनस करंट आई ऑफ टी इंटू आर, ठीक है, हो गया। फिर प्लस वीएल, वीएल क्या है, वीएल कुछ नहीं है, एल डी आई एल बाई डी टी होगा, वीएल तुम्हारा एल डी आई एल बाई डी टी होगा, राइट। इंडक्टर वोल्टेज क्या होता है, करंट का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एल डी आई एल बाई डी टी। ठीक है, अब तुम्हारा आईओ क्या है, आईओ है तुम्हारा ये, राइट, आईओ तुम्हारा ये है इंटू आर, तो आर तो बस एक कांस्टेंट है, तो इसके साथ आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर अंदर आर लेके जा सकता हूं, आर मल्टीप्लाई होगा, आर तो बस एक कांस्टेंट नंबर है। फिर प्लस एल, फिर डी आई नॉट बाई डी टी, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेसिकली, इस आई नॉट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, चेन रूल लगा सकते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये माइनस इरेज टू माइनस अल्फा इरेज टू पावर माइनस अल्फा टी, तो ये भी जस्ट एक कांस्टेंट ही है, और ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
राइट। प्लस अब तुम इसको इसको एज इट इज रखोगे तो ये ई रेज टू पावर एल तो बाहर रहेगा बेसिकली, राइट। ये प्लस एल बाहर रहेगा एज इट इज, ये ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करोगे तो C1 ये C1 ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस C2 ओमेगा नॉट माइनस हो जाएगा क्योंकि इस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये पढ़ लो, सॉरी ये कर लो। तो इसमें तुमको एक चीज नोटिस, एक चीज दिखेगा, ई रेस्ट ऑफ माइनस अल्फा टी ऑलवेज कॉमन में ले सकते हो तुम सबके साथ, और ये साइन और कॉस का टर्म्स है। तो अल्टीमेटली इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा कुछ आएगा, मतलब मैं अभी स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा, कुछ ऐसा आएगा C3 साइन, C3 कोई कांस्टेंट है, इनका एडिशन करके कोई कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस C4 कॉस ओमेगा नॉट टी। तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके बाद C4 और C3 का वैल्यू निकाल सकते हो। ये लंबा एक्सप्रेशन है लेकिन सिंप्लीफाई करके यही आएगा, अल्टीमेटली आना तो यही है। ठीक है, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया तो हो जाएगा। ठीक, तो प्रूफ कर लिया कि देखो सेम आ रहा है, मतलब एक्सप्रेशन सेम आएगा, ये कांस्टेंट्स अलग वैल्यू होंगे वो सर्टेनली, क्योंकि ये वोल्टेज का फंक्शन है, करंट का फंक्शन नहीं है। तो तुम यहाँ पे भी एक कांस्टेंट बैठा सकते हो। क्या कांस्टेंट? कि t इक्वल टू 0 पे मेरा v नॉट क्या है? v नॉट है। t इक्वल टू 0 पे ये स्मॉल v नॉट है बेसिकली, t इक्वल टू 0 पे मेरा स्मॉल v नॉट मेरा कैपिटल v नॉट है, राइट। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 बैठा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये C4 इंटू 1 इक्वल्स टू कैपिटल v नॉट। तो अपना C4 क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू कैपिटल v नॉट, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया अपना इसका रिप्लेसमेंट। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ दिखेगा, लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट इसका वैल्यूज, इनके वैल्यूज अलग होंगे। वैल्यूज कैसे होंगे? ठीक है, इनके वैल्यूज को जैसे होंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके 0 जा रहा है वो तो पता ही है अपने को, राइट, ज़्यादा कुछ सोचने वाला नहीं है। अब इंडक्टर का क्या होगा? इंडक्टर का उल्टा होगा, राइट। इंडक्टर का भी कर सकते हो। इंडक्टर का डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन होता है करंट का, तो उससे निकाल सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी उससे कर सकते हो, राइट। तो मतलब तुम आराम से दूसरे वैल्यूज को लेके सब वैल्यूज निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ठीक है, तो अभी मैं सब कुछ निकाल नहीं रहा, अभी बस तुमको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सवाल लगाएंगे उससे हो जाएगा। लेकिन ये केस 1 था। केस 1 हमने क्या डिसाइड किया, क्या डिस्कस किया था कि अल्फा मेरा लेस देन ओमेगा नॉट होगा, बेसिकली अंडरडैम्प्ड होगा। सब कुछ रिलेटेड है, एकदम पहले पॉइंट से लेके यहाँ तक सब कुछ रिलेटेड है। मैं एक एक करके लिंक बना रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा केस ले सकते हैं जहां पे मेरा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। क्रिटिकल डैम्प्ड मतलब मेरे रूट्स रियल और इक्वल होंगे, राइट। तब क्रिटिकल डैम्प्ड होता है, मैंने समझाया, रूट जब रियल और इक्वल होता है मतलब अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट होना पड़ेगा। मतलब जब रियल और इक्वल होते हैं मतलब क्या, ये जो प्लस माइनस वाला टर्म है ना, ये जीरो हो जाना चाहिए, प्लस माइनस वाला टर्म जीरो हो जाना चाहिए। तो ये मेरा अल्फा है, अल्फा स्क्वायर, ये मेरा ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, ये जीरो हो गया, तो मेरे रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे मेरे रूट्स रियल और इक्वल होगा, तो तब मेरा बिहेवियर क्या होगा? इसको अगर मैं फर्दर लिखूं, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का मतलब क्या होता है? अल्फा मेरा r/2l होता है और ओमेगा नॉट मेरा 1/√LC होता है। तो मेरा r/2 शुड बी इक्वल्स टू √L/C। अब कभी कभी ना इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको याद कैसे करें? पिछला कंडीशन और ये वाला कंडीशन याद कैसे करें? एक तरीका तो है डिराइव कर लो, दूसरा तरीका ये है कि देखो ये तो याद करना ही है, ये तो वैसे अगर इसको भी याद कर लोगे तो अच्छा, ये इसको तो वैसे भी याद करना है। इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कभी कभी ओमेगा नॉट।
AC सर्किट्स में इसको फिर से पढ़ोगे। तो वैसे भी इसको याद तो करना है, ओमेगा नॉट को याद करना है, इसको डिफिकल्ट लग सकता है याद करना, आई डू एग्री, ठीक है। तुम जुगाड़ लगा के इक्वेशन तो एटलीस्ट लिख सकते हो ना, इक्वेशन से तो अल्फा आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन ये, तो यहाँ से डायरेक्टली नहीं आता, इसको डिवाइड बाय 2 करने से अल्फा आ जाता है, राइट। तो ऐसे सोच सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो कि कभी कभी क्या होता है, ये जो इसको अंडर एल बाई सी इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, ZC। ये बहुत जगह आएगा, ये आपके अगर पावर सिस्टम पढ़ोगे तो तब आएगा ये वाला टर्म अंडर एल बाई सी। और अगर आप EMFT पढ़ रहे हो, ट्रांसमिशन लाइंस, EC स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, तब भी आपके लिए ये वाला टर्म आएगा, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस। तो ये तो वैसे एक इंपेडेंस का टर्म है, राइट। तो इसका यूनिट क्या है, ओम। तो इसको किससे कंपेयर करना है, R से कंपेयर करना पड़ेगा। LC तो ऑलरेडी ले लिया, तो बचा क्या, R। तो ये तो याद आ गया, डिवाइड बाय 2 एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़ेगा। तो आप जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये दिमाग में रहेगा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। ऊपर में R रहेगा, नीचे 1/2 याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए कंडीशन क्या है ये, और क्रिटिकली डैम्प्ड जब रहता है तो मेरा सोल्यूशन क्या होता है, अगर आपको याद होगा मेरा सोल्यूशन क्या होगा, I0 का सोल्यूशन क्या होगा, वो होगा C1 + C2 इंटू टी, एक्स नहीं, क्योंकि इस बार मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, एक्स नहीं है, e⁻⁻, जो भी मेरा रूट था अल्फा टी, राइट। तो क्योंकि तुम्हारा रूट माइनस अल्फा है, प्लस अल्फा नहीं है, राइट, माइनस अल्फा है अगर तुमको याद होगा। तो C1 C2 ये C1 + अल्फा, चलो ये तो लिख ही लिया। अब तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, तुम C1 C2 कैसे निकालोगे, t = 0 पे तुम कंडीशन करोगे, तो t = 0 पे तुम्हारा करंट क्या है, I0 बेसिकली t = 0 पे तुम्हारा I0 कैपिटल I0 है, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 0 हो गया, तो ये C1 तो इंटू 1 और ये कैपिटल I0, तो तुम्हारा C1 का वैल्यू आ गया, C1 का वैल्यू आ गया कैपिटल I0। अब इसी तरीके से दूसरा भी कंडीशन दिया है, उस तरीके से तुम निकाल सकते हो, मैं अभी निकाल नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल निकाल सकते हो, राइट। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन I का कैसा आ जाएगा, I का एक्सप्रेशन आ जाएगा I0 + C2t e⁻⁻ अल्फा टी। और इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ हमने ऑलरेडी देख लिया था, ग्राफ कैसा दिखता है कि ग्राफ तुम्हारा अगर तुम यहां पे देखोगे क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए हाँ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। क्रिटिकल डैम्प के लिए बहुत रूच रेगुलर ऐसा करके बढ़ के फिर कम हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं, क्रिटिकल डैम्प के लिए कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखेगा ग्राफ, राइट। सडनली बड़े कोई डैम यहाँ पे कोई ऑसिलेशंस नहीं होगा, ठीक है, एकदम ऊपर जाएगा एक बार और फिर अचानक से 0 चला गया, ठीक है। और एक्चुअली में ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ स्टार्ट होगा, राइट, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है, तो ऐसा कुछ स्टार्ट होगा, I0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये I0 का ग्राफ। अब सेम चीज़ आप वोल्टेज के लिए भी बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर मेरे को VO का ग्राफ बताना है, उसका बिहेवियर सेम होगा, V का ग्राफ का बिहेवियर सेम होगा, लेकिन वो V0 से स्टार्ट होगा, राइट। तुम मतलब निकाल लेना, लेकिन उसका देखो V का क्या होगा, V का एक्सप्रेशन कैसा होगा, V का एक्सप्रेशन होगा C3 + C4t e⁻⁻ अल्फा टी। अब तुम यहां से फिर बोलोगे कि t = 0 पे मेरा V = C3, राइट। तो फिर मेरा V ये C3 सॉरी V मेरा V0 है, राइट। तो ये V0 हो जाएगा इक्वल्स टू C3, राइट। तो V0 तुम्हारा C3 वैल्यू हो गया, राइट।
ठीक है। तो अब तुम सॉल्व करोगे, अब तुम कैसे सॉल्व करोगे, अब तुम क्या कर सकते हो कि बेसिकली ये डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। तुम्हारा वी नॉट ऑफ टी का एक्सप्रेशन वी नॉट प्लस सी फोर टी ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी। सी फोर भी निकाल सकते हो दूसरे कंडीशन से, लेकिन अभी मूड नहीं है तो निकाल नहीं रहे, लेकिन निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ से फिर ग्राफ तुम्हारा वी नॉट से स्टार्ट होगा। दूसरे ग्राफ से प्लॉट कर सकते हो, अभी प्लॉट नहीं कर रहा, प्लॉट कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या है कि ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड मतलब अल्फा जब ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा। बेसिकली तुम्हारे रूट्स रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे रूट्स लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे। तो तब तुम, ये तब कब होता है जब बेसिकली तुम्हारा ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला टर्म है ना, अगर ये नेगेटिव हो गया तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अगर ये जीरो हो गया तो रूट्स इक्वल आ जाएंगे, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ गया तो दोनों अलग नंबर्स आएंगे, तो तुम्हारा सिस्टम ओवरडैम्प्ड होगा। ये तो हम बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पढ़े थे, राइट। अभी बस उसी को अलग फॉर्मेट से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली तुम्हारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब ये अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन होना चाहिए, तो तुम्हारा अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होना चाहिए। तो बेसिकली तुम्हारा अल्फा क्या है, r/2l, और ओमेगा नॉट क्या है, 1/√LC। तो तुम्हारा r/2 शुड बी ग्रेटर देन √L/C। तो पिछले केस में क्या था, r/2 तुम्हारा लेस देन √L/C था, इस केस में r/2 तुम्हारा ग्रेटर देन L/C है। दो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, मान लो कि दो डिस्टिंक्ट रूट क्या आएंगे, तुम्हारे जो पोल्स हैं क्या आएंगे, तुम्हारे पोल्स, तुमको अगर याद होगा तुम्हारा पोल का एक्सप्रेशन क्या था, माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर तो वैसे भी बड़ा है, तो तुम्हारे दो रूट्स sp1 क्या आ जाएगा, sp1 मान लो पॉजिटिव वाला को कंसीडर कर रहे हो, और नेगेटिव वाले को कंसीडर कर रहे हो, राइट। तो फिर नेगेटिव वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया। अब बेसिकली ठीक है, ग्रेट, ये दो रूट्स हो गए। तो मान लो कि एक को मैं, एक को sp1 बोल रहा हूँ, एक को sp2 बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे तुम्हारे वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो सोल्यूशन है आई नॉट ऑफ टी का, जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं, तो सोल्यूशन सिंपल एक्सपोनेंशियल होता है, अगर तुमको याद होगा तो तुम्हारा सोल्यूशन ऐसा कुछ होगा, c1 e⁻⁴ sp1 ऑफ टी, ठीक है, प्लस c2 e⁻⁴ sp2 ऑफ टी। बस दो पोल्स हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, दो पोल्स हैं और कुछ नहीं है। सो ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स के लिए कुछ ऐसा आता है, तो पोल लोकेशंस तुम्हारे जो पोल लोकेशंस होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, एस प्लेन के, राइट हैंड साइड पे नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने पोल्स के लोकेशंस पहले भी दिखा दिए थे, सिग्मा जी ओमेगा। अगर इस सिनारियो पे तुम पोल का लोकेशन देखोगे तो तुम्हारे रूट्स इक्वल होते हैं, तो बेसिकली रियल और इक्वल होते हैं, तो रूट्स तुम्हारे सेम जगह पे होते हैं, रियल होते हैं, नेगेटिव होते हैं और इक्वल होते हैं, तो सेम जगह पे होंगे दो रूट्स, सिग्मा और जे ओमेगा, जो तुम्हारा एस प्लेन है, राइट। और यहाँ पे तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे, तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे, सिग्मा जी ओमेगा, और तुम्हारे रूट्स डिस्टिंक्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, राइट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसे होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एस प्लेन पे, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा सा ओवरडैम्प में क्या होता है ना, स्लो रिस्पॉन्स होता है, ये काइंड ऑफ क्रिटिकल डैम्प की तरह है लेकिन थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये थोड़ा सा देर जाके जीरो हो रहा है, और ये फास्ट, बहुत फास्ट जीरो हो रहा है। तो ओवरडैम्प तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा होगा, स्लो होगा बेसिकली। तुम्हारा एक्सप्रेशन ये है, इसे तुम t = 0 बैठाओगे तो c1 + c2 का एक वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद एक और इनिशियल कंडीशन बैठाओगे तो कर लोगे, मतलब। लेकिन रफली तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होगा, रफली दिखाता हूँ। हम ऑब्वियसली
न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो रफली तुम्हारा एक्सप्रेशन जो है आई नॉट ऑफ टी का ऐसा कुछ होगा, आई नॉट से स्टार्ट होगा टी इक्वल टू 0 पे और बढ़ के फिर इन्फिनिटी जाके 0 चला जाएगा, ठीक है। और सेम गोज फॉर वी नॉट एज वेल, दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो सेम ही होगा दोनों का एक्सप्रेशन, बस वैल्यूज अलग होंगे, दैट्स ऑल। लेकिन ये स्लो होगा। अगर तुम क्रिटिकल डैम में देखोगे तो इट वॉज मच फास्टर, बहुत जल्दी हो रहा था, तो इसलिए क्रिटिकल डैम बोलते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल है, बहुत जल्दी काम करता है, लेकिन क्रिटिकल डैम करना उतना आसान नहीं है, राइट। तो एक बेसिक प्रॉब्लम करते हैं, ऐसे बेसिक प्रॉब्लम से आएंगे। आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सी टू हैव क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स, बस इतना पूछा है। सी का वैल्यू क्या होना चाहिए क्रिटिकल डैम्प्ड रिस्पॉन्स के लिए। तो क्रिटिकल डैम्प के लिए कंडीशन क्या है, क्रिटिकल डैम्प्ड के लिए कंडीशन बेसिकली है R/2L शुड बी, या तो ये याद कर लो, R/2L शुड बी इक्वल्स टू 1/√LC, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, या तो ये याद कर लो R/2 इक्वल्स टू √L/C, जो भी तुमको लगता है याद कर लो, दोनों सेम इक्वेशन है। तो यहाँ पे R का वैल्यू मेरे को पता है 40/2, L का वैल्यू मेरे को पता है 4, C का वैल्यू निकालना है, तो 20 हो गया, स्क्वायर कर लिया, तो 20 का स्क्वायर दैट इज 400 इक्वल्स टू 4/C। तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/100, राइट। तो मेरे को C का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे यूनिट्स में पूछना चाहिए, तो C का यूनिट क्या है, तो C इन मिली फैराड, माई बैड, यूनिट बता देना चाहिए था। तो मिली फैराड में पूछोगे तो तुम्हारा C का वैल्यू क्या आ जाता है, ये फैराड में है और ये 10 मिली फैराड हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ 10 मिली फैराड, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा अगर सवाल आएगा ना तो सिंपल सवाल ही मोस्टली आएंगे, कुछ डिफिकल्ट आ सकते हैं, वो ऑब्वियसली हम करेंगे, उस समझेंगे। तो अभी के लिए समरी क्या है, मैं पूरा सीक्वेंस से समझाया, राइट। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन समझाया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो समझाया, फिर एक सिस्टम को समझाया, और सिस्टम मतलब RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट, नॉट एक्साइटेड, अगर एक्साइटेड नहीं है तो 3 तरीके के रेस्पॉन्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रूट्स, राइट, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोल लो, या ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म बोल लो, या पोल्स बोल दो ऑफ द इक्वेशन, कुछ भी बोल लो, रूट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। 3 तरीके के हो सकते हैं नेटवर्क थ्योरी में, अंडर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प, ओवर डैम्प, तीनों ही स्टेबल है, ठीक है। अंडर डैम्प मतलब जब सॉरी एक और केस हो सकता है प्योरली ऑसिलेटरी, प्योरली ऑसिलेटरी, उस केस में क्या होता है तुम्हारा अल्फा सिंपली 0 हो जाता है। अगर रियल पार्ट 0 हो जाता है तो तुम देखोगे सिर्फ ऑसिलेशंस होगा। अगर रियल पार्ट 0 हो गया ना, रियल अल्फा 0 मतलब क्या, अल्फा 0 मतलब ये वाला टर्म गायब, ये वाला टर्म गायब, मतलब फिर सिर्फ साइन और कॉज है, तो लास्ट में जाके 0 नहीं होगा, वो सिर्फ ऑसिलेशन करता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। अगर तुम ये वाला केस देखोगे, ये वाला केस हमने नहीं किया, वो वाला केस कब होगा जब अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 जब हो जाएगा तब तुम सिंपली ऑसिलेशन करते जाओगे, सिंपली ऑसिलेशन करते जाएगा, राइट। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो वो कब होगा जब तुम्हारा रजिस्टर नहीं होगा, और जब रजिस्टर नहीं होगा वो वाला भी केस लेंगे, अभी नहीं लिया, वो वाले भी एलसी सर्किट्स का केस आएगा उसमें समझेंगे, ठीक है। तो उसमें प्योरली ऑसिलेशंस होता है, तो इसमें क्या होता है रूट्स तुम्हारे प्योरली इमेजिनरी होते हैं, मतलब कॉन्जुगेट होते हैं, एंड प्योरली इमेजिनरी रूट्स। वो वाला केस अभी तक किया नहीं है, बाद में करेंगे। और उसमें ऑसिलेटरी, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ऑसिलेटरी विद डिके एनवलप, मतलब डिके कर रहा है उसका ऑसिलेशन, 0 जा रहा है, यहाँ पे वो नॉन डिके, यहाँ पे वो डिके नहीं करेगा, राइट। तो ये हो गया क्रिटिकल टाइम, मतलब क्या, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, बहुत फास्ट एकदम पहुंच जाएगा अपने स्टेडी स्टेट पे। और ओवर डैम में थोड़ा सा स्लो जाता है, कंडीशंस बता दिया, और RL और C के टर्म्स में भी बता दिया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये था, रूट्स के कंडीशन ये थे। तो ये समरी था बेसिकली जब अब तक जो पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिफरेंट काइंड ऑफ RLC सर्किट्स के रेस्पॉन्स देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अभी सीरीज RLC देखा, इस बार नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल RLC को समझेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।